हमारे को खत्म हो चुके हैं जितने भी पार्ट्स थे। फ्रैक्शन की एक सब टाइप है जिसे हम रेशियोज कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रैक्शन वाला ही सिलसिला है, लेकिन थोड़े से इसमें टर्मिनोलॉजीज, राइटिंग और वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी, क्वेश्चंस भी थोड़े से डिफरेंट आते हैं, इसमें मैपिंग एंड स्केलिंग भी आ जाती है। खैर हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रेशियो इज अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दैट इज द सेम थिंग विद फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी न्यूमेरिकल कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज के दरमियान, ठीक है। फ्रैक्शन में हम लाइक यू कैन से दैट 2/5 कर लेते हैं, सो आउट ऑफ 5 यू आर हैविंग 2 पीसेस। रेशियोज में आप दो क्वांटिटीज को ले आएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 3/5, बेसिकली इसका सेम मतलब है 3/5, ठीक है। सो व्हेनेवर वी नीड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज के, फॉर एग्जांपल मैं किसी को अगर चाय बनाने की वो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुमने जो शुगर और टी का स्नायु है वो तुमने मिलाना है लाइक 10/5 के स्नायु में। अगर तुमने, या इसे 2/1 भी कह देंगे, वेट लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल दिस इज शुगर एंड दिस इज टी। सो इफ यू वांट टू मेक like 10 cups, 20 cups, 100 cup, this is the comparison, ठीक है जी। आपने शुगर और टी को इस मिकदार में डालना, लाइक इफ यू आर मेकिंग 1 cup of tea, so you need to put 2 teaspoon of sugar and 1 teaspoon of tea for it to make the tea. अगर आपने 100 कप्स बनाने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लाइक दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, you will get the answer. सो अगर 100 कप बनाने तो 200 चम्मच आपको डालने पड़ेंगे शुगर के, और 100 टीस्पून आपको डालने पड़ेंगे टी के, ठीक है, पत्ती के। तो ये कंपैरिजन जनरली है, और ये बिल्कुल लिंक करता है फ्रैक्शंस के साथ। फ्रैक्शंस आपको बताता है कि आउट ऑफ कितने पीसेस हमारे पास कितने, ये थोड़ा सा आपको डेविएट करके ये बता देगा कि न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी दूसरी के साथ किस तरीके से लिंक है, ठीक है। इसकी तरफ टाइप्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले। ओके, फंक्शन के कुछ सॉरी रेशियोज के कुछ रूल्स होते हैं। द ऑर्डर इन विच यू राइट द अमाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑर्डर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चीज रेशियो में पहली लिखी जा रही है और फिर रेशियो में बाद में लिखी जा रही है, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। आपने उसी तरीके से बात करनी है जो आपको वर्डिंग्स में मिली है, उसी तरीके से आपने रेशियोज में लिखनी है। लाइक if there is one teacher for every 25 students in a school, then the ratio of the teachers to student is 1/25. I cannot write 25/1, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर है 25 स्टूडेंट के लिए, सो आई नीड टू राइट 1/25। जिस सीक्वेंस से यहाँ पे मुझे चीजें दी हुई हैं उसी सीक्वेंस से मैंने रेशियो में दी। इफ आई राइट दिस थिंग एज 25/1, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 25 टीचर्स हैं एक स्टूडेंट के, which is absolutely wrong. So order is very important. Whatever order you have, I mean, you are facing in the words or in the statements, you need to carry that forward to the ratios thing. वैसे ही order चलना चाहिए. Okay, now the second rule is when you write two quantities as a ratio, you must make sure they both are in the same units before you start. Okay. So again the thing is दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ना हो एक सेंटीमीटर में और दूसरा मीटर में और आपने रेशियो में लिखी हुई। नो, दे मस्ट बी रिटन इन द सेम यूनिट्स। फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ 20 cents to $1 is not 20/1, alright, क्योंकि cents is a different unit, dollar is a different unit, so we cannot write this thing, ये गलत है। so क्या होगा इसका, it is 20/100, क्योंकि $1 में 100 सेंट्स, ठीक है। तो मैंने दोनों की यूनिट सेम कर ली, दोनों को सेंट्स में कर लिया, नाउ आई कैन राइट 20/100, ठीक है जी। सो दो रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो उनका ऑर्डर, दूसरा उनकी यूनिट्स, ये जरा याद रखिए। ओके, now ratio and fraction, I told you that they both are like very much similar. 2/5 is same as 2/5, इसलिए घबराना नहीं है चीजों से, पता नहीं रेशियो आ गई है तो क्या चीज होगा क्या नहीं होगा। So 2/5 is like the same thing as 2/5.
ना राइटिंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म इट्स लाइक द सेम थिंग। देखो जिस तरह हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं इस तरह हमने रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। सो 20/100 आई कैन राइट इज एज 20/100। अब मैं से मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा 1 2 1 2 1 2 5 सो 1/। ये हमारे पास रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म। जिस तरह हम फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं इसी तरह हम रेशियो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर। अच्छा आगे ट्रिपल रेशियोज आएंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो तरीकाकार है जो बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है, आपने सेम नंबर उठाना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ 10। अब याद रखिएगा वट एवर आई एम डूइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रेशियो, जो ऑपरेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ सेम ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैंने डिवाइडेड बाय 10 कर दिया क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे थे बड़े इजीली। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2 एंड 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10। अभी भी ये डिवाइड हो रहे हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं और 10 डिवाइडेड बाय 2 सेम चीज करनी है। ये ना इधर 2 से करते हैं इधर 5 से कर देना। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। सो यू विल गेट योर आंसर, सेम आंसर लाइक दिस। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है रेशियोज वाले, और ये आप लोग फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कब करेंगे? जब 2 रेशियोज होंगी, जब 3 रेशियोज आ जाएंगी तो यू नीड टू ऑप्ट दिस मेथड। ये आगे हम करते हैं इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगा। ओके, a box contains 22 colored pencils. 6 pencils are pink, 9 pencils are blue, and 7 pencils are yellow. Okay, write down the ratio pink pencils, ratio not pink pencil. ओके जी, पहले तो पिंक पेंसिल्स कितनी थी? 6 पेंसिल्स आर पिंक, तो मैं 6 लिख लूंगा। नॉट पिंक कितनी थी? अगर पिंक में माइनस कर दूं टोटल में से तो नॉट पिंक आ जाएंगे। सो 22 minus 6 will give me a 16, I think so. Yeah, now 6 ratio 16, but the answer is not in the simplest form because I can divide both sides with 2. So I'm getting 3 and 8. So the answer is 3/8. जी, any problem with anyone? कोई मसला परेशानी हो बताएं। सर आप एक बार दोबारा कर सकते हैं सवाल? मुझे ना यार जगह से पकड़ा करो कि सर ये 6/16 के बाद नहीं समझ आई क्यों डिवाइड किया गया इस तरह। मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसने कहा राइट डाउन द रेशियो पिंक पेंसिल्स। पिंक पेंसिल्स कितनी थी? 6 लिख दिया। नॉट पिंक पेंसिल्स डेफिनेटली 22 में से अगर 6 पिंक निकालूं तो बाकी जो 2 कलर्स हैं वो तो पिंक नहीं है। सो 22 में से 6 को मैंने माइनस किया तो आई गेट 16। सो हियर यू गेट 16 not pink pencils. Okay, now the thing is I need to simplify all of the stuff. मुझे तो simplest form में आंसर चाहिए, तो simplest form में 2 तरीके मैंने बताए थे। 6/16 करके भी आप कर लें, कैलकुलेटर में लिखें आपके पास 3/8 आंसर आएगा, तो 3/8 आंसर देते, या फिर आप सेम नंबर को देखें किससे डिवाइड हो रहे हैं। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, 3/8 आंसर आ गया। ठीक है सर। Now simplify each of the following ratio. अच्छा अब ये यूनिट्स का थोड़ा हेर फेर है, तो सबसे पहले मुझे यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो 35 मिनट्स को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 1 आवर को मैं मिनट्स में चेंज कर लेता हूँ, दैट इज 60 मिनट्स। ओके, अब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है तो कोई मसला नहीं है। 35 कैलकुलेटर में आप लिखें 35 डिवाइडेड बाय 60, you will get 7/12. So instead of writing over 12, you can write 7/12. This will be your answer. Simplest form में, ठीक है। बी पार्ट, जो बड़ी यूनिट है उसे छोटे में कर लिया करें, दैट इज लाइक मोर इजी क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन करें। सो किलोग्राम्स इज द बिगर यूनिट, ग्राम्स इज अ स्मॉलर यूनिट। किलोग्राम से ग्राम में आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं।
सो 0.2 टाइम्स 1000 वो मुझे ग्राम्स में दे देगा, और ये 40 ऑलरेडी ग्राम्स में है। सो 1 2 3 3 ये आ गया आपका। सो 200 रेशो 40 ग्राम्स। ठीक है जी। अब ये चीज आप लिखें कैलकुलेटर में, 200 divided by 40, you will get 5 as an answer. So you cannot write 5 straight away. You will write 5 ratio 1. ठीक है, ratios में आंसर दें। So 5 ratio 1 is the simplest form. सर Yeah. सर हम जिस तरह आपने ग्राम्स में किया, केजी को हम केजी को ग्राम्स में कर सकते हैं? मैंने केजी को ग्राम में किया है। नहीं, फिर हम ग्राम्स को केजी में कर सकते हैं इसकी बिल्कुल जगह? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी आपको करके बताता हूँ। 0.2 किलोग्राम्स और 40 ग्राम्स को अगर केजी में करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, दोनों केजीज में आपको। 0.2 रेशो 40, ये 0 कैंसिल हुए तो 0.04 होगा मेरे ख्याल से। यस, ठीक है जी। अब ये भी चीज आप सर या सर अब जो हम करते हैं, लाइक आंसर अगर सिर्फ एक आए, लाइक जैसे सिर्फ 5 आए, तो हम 1 लाजमी होता है लगाना? एग्जैक्टली, बिकॉज वो चल रहा है ना। देखो आंसर आपका आया 5, मतलब फ्रैक्शन का आंसर आया 5। बेसिकली आंसर है 5/1। जब अकेला आंसर आता है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे डिवाइड हो रहा है 1। रेशियो में आंसर पूरा पूरा लिखना होता है आपको। 5/1 यू नीड टू राइट। सिंपल 5 नहीं आप लिख सकते। ठीक है ये क्या नाम है, रिता आपको समझ आई है केजीज में भी करके? जी सर। से कन्वर्जन करके तो डिवाइड कर देना बस, यू विल गेट द आंसर। अच्छा ये जरा आप लोग करें जल्दी से सी पार्ट, मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। हरिए। जी भाई, एनीवन विद आंसर? आई होप आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स पड़े हुए होंगे। नाइन रेशो 20 is the answer. देखिए 45 cents and $1, so in $1 we are having 100 cents, so 45 cents हो गया, 100 cents हो गए। ये चीज मैंने कैलकुलेटर में लिखी। 9/20 मुझे आंसर दे रहा है, so 9/20, that is in the simplest form. Any problem with anyone? चीजें साथ रखा करो यार, जल्दी जल्दी से आंसर दिया करो। ओके जी, या आई वाज टेलिंग यू दिस क्वेश्चन, ट्रिपल रेशियोज जो आते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। अब मैं इसको डिवाइड नहीं लिख सकता बिकॉज़ आई कैन नॉट राइट 108 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 60, ये गलत हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रेशियो आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। सो यू नीड टू ऑप्ट दैट मेथड व्हिच आई टोल्ड यू, लाइक सेपरेटली मैंने बताया। आपने वो नंबर देखना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मतलब 2 इजीली मैं कर सकता हूँ, 2 को चूज। 108 divided by 2, 36 divided by 2, whatever I am doing operation with any of the ratio, I need to carry forward the same thing with every ratio. Like divided by 2 कर रहा हूँ तो हर ratio के साथ divided by 2 करना होगा। So 108 divided by 2 will give me 2 5s are 10 and 2 4s are 8 ratio
36 divided by 2 is 18, that is a 30. अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, दोबारा 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 54 डिवाइडेड बाय 2 इज 27, ये होगा 9, ये होगा 15, 3 से डिवाइड हो रहा है। So 27 divided by 3 is 9. 9 divided by 3 is 3, and 15 divided by 3 is 5. This will be your answer. Simplest form. ठीक है जी. Now 644, 476 and 140. ये भी हमारे पास उसी तरह चलेगा. 322 मैं 2 से डिवाइड करूं डायरेक्टली. 238 70. Again 2 1 6 1. Okay. 1 1 9 35. 7 से चेक करते हैं जरा सारा. 61 7 आ रहा है, 23 आ रहा है, 119 डिवाइडेड बाय 7 70. सो 116 को अगर डिवाइडेड बाय 7 करूंगा 23, 119 को 7 से करूंगा तो 17, 35 को 7 से करूंगा तो 5. बस दैट्स इट. एक प्राइम नंबर बीच में हमारे पास आ गया. एक क्या दो आ गए, तीनों प्राइम. दिस इज द आंसर. ये सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है जी. दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. यू नीड टू सिंप्लीफाई द रेशियोज. अगर वो 2 आ रही हैं तो 2 कैसे करने, अगर वो 3 आ रही हैं तो 3 कैसे करने. ठीक है. 2 के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं. वी कैन राइट द बोथ ऑफ द रेशियोज इनटू फ्रैक्शन. वो आप कैलकुलेटर में लिखें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. अगर आंसर 1 आएगा तो आपने लाजमी उसके साथ रेशियो 1 लिखना है. मतलब अगर आंसर है 6 तो 6 रेशियो 1 लिखना है आपने, कैलकुलेटर में आंसर है. ट्रिपल रेशियोज आएंगी तो यू नीड टू लाइक स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू सिंप्लीफाई. एक एक नंबर पकड़े जिससे वो डिवाइड होता जा रहा हो. तीनों नंबर्स डिवाइड होते जा रहे हैं और वो नंबर्स डिवाइड करते 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 आखिर में आंसर लेकर. ठीक है. हिट एंड ट्रायल मेथड है. आप करते जाएं डिवाइड, देखते जाएं कौन कौन से, मतलब एक सेम नंबर हो जिससे तीनों डिवाइड हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अच्छा जी, बिटवीन रेशियोज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियोज हम लोगों ने जनरल पढ़ी थी जब रोल नंबर्स हमारे पास होते हैं. थोड़ा सा जरा मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, आप लोगों को जरा रिकैप हो जाए. I told you the very first thing that both of the units must be same. ठीक है. दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए, फिर आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. और फ्रैक्शंस की तरह ही बिल्कुल उनकी सिंप्लीफिकेशन होती है. ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिफरेंट पढ़ा था व्हेन वी आर हैविंग 3 रेशियोज. 3 रेशियोज का हम लोगों ने क्या कहा था कि सेम नंबर से डिवाइड हो. आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे. ठीक है. ये हमारा स्टाइल था. इसी तरह हमने ये दोनों क्वेश्चंस किए थे. आज हम वो वाले करते हैं क्वेश्चंस जिसमें मतलब ये देखें, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज. डेसिमल आ जाते हैं या फ्रैक्शंस आ जाते हैं. उसमें हम लोगों ने क्या करना है. ठीक है जी. अच्छा, अब इसको देख लेते हैं. ओके. सो 9/20 रेशियो 3/5. सो आपने पहले ये चीज करनी है कि मतलब द वेरी फर्स्ट मेथड व्हिच इज लाइक वेरी सिंपल. you need to like eliminate the denominator खत्म कर. ठीक है. खत्म कैसे करेंगे. रेशियोज का मैंने आप लोगों को क्या रूल बताया था. whatever operation you are doing to the left hand side you need to do the same operation to the right hand side. ठीक है. अगर मैं यहाँ +2 कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी +2 करना पड़ेगा. ये थोड़ी सी चीजें मैंने आपको पीछे बताई. ओके. सो अगर मैं इसका डिनोमिनेटर एलिमिनेट कराना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, किस चीज से मल्टीप्लाई कराऊं दोनों को. ऑब्वियसली 20 से. 20 इज द LCM, सो आई कैन मल्टीप्लाई 20 हियर एंड 20 देयर, तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा. सो आई एम राइटिंग 20 टाइम्स 9/20 रेशियो 20 टाइम्स 3/5. देखिए, this operation and this operation is same. Okay, 20 से cancel, so we will get only 9.
5 ones are 5 and 5 fours are 20. So we'll get 12. Now you need to simplify it. What we need to do? We need to do the same operation left and right hand side. और operation क्या होना चाहिए? You need to divide. इस तरह नहीं लिखना, ये उल्टा लिखा जाए. इसको आप लिखें. मैं next उसमें कर देता हूँ. Next step will be 9 divided by 3 ratio 12 divided by 3. So I need to divide both of the numbers with the same number. So I choose 3. So ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4. This will be your answer. So ये जो fraction की ratios हैं, ये इस तरीके से simplest form में आ जाएगा. ठीक है? Okay, now we're going to the mixed fractions. Mixed fractions को पहले हमने improper fraction में change करना है. So 4 8s are 32 plus 3 कितना होता है 35. 35 over 4. 3 times 8 is 24. 24 plus 1 is 25 over. ठीक है जी. Now, which number we need to choose? Because we need to eliminate the denominator. तो LCM 4 और 8 का क्या आएगा 8. और वैसे भी mental maths यूज करें, जनरल कॉमन सेंस यूज करें, आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जो डिनोमिनेटर को बिल्कुल खत्म कर दे. सो मैंने 8 चूज किया. और 8 कहाँ से पता चला? क्योंकि क्या है 8 is the LCM. 4 और 8 का जो LCM बनेगा वो 8 होगा. So 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 1s are 8 and 8 1s are 8. So 2 into 35 is 70. 25 into 1 is 25. Okay. Now I will choose 5. मैं दोनों साइड पे 5 से डिवाइड करता हूँ. कॉस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है. So 70 divided by 5 will be 30. No, 35 कहाँ से आएगा? 5 2 5 1s are 5 and 35 6 are 30. 5 5 16 ratio 5 आंसर. ठीक है जी. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी को कोई मसला है तो यू कैन आस्क. Okay, now I'm solving part C. Part C is like 2.4 ratio 1 whole 1 by 5. So 2.4 को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास मसला ना हो. तो कैलकुलेटर मेरा यहीं कहीं पास है. एक मिनट रुकें. Yes, so I'm writing 2.4 as it is. तो वो मुझे फ्रैक्शन में आंसर दे देगा. 12 by 5. That is 12 over 5. Ratio इसको improper में change करते हैं. 5 times 1 is 5 plus 1 6. 6 over. दोनों साइड पे 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 12 ratio 6. Okay, so 12 ratio 6 simplify. Okay, 2 ratio 1. ठीक है. I multiplied 5 here and 5. दोनों के denominator same. So 2 ratio 1 will be my answer. जब हमारे पास ratios fraction में होती हैं तो your first target should be you need to eliminate the denominator. और denominator eliminate कैसे होगा? You need to multiply with a certain number. वो number आपको कैसे मिलेगा? आप LCM ले रहे हैं. अगर आपको direct पता नहीं चल रहा. 20 और 5 जिसमें first part था तो उसमें 20 नंबर आया. 20 कैसे आया? अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप 20 और 5 का LCM ले लें. तो 5 4s are 20 and 5 1s are 5, 4 1s are 4. So LCM will be 5 times 4 which is 20. ठीक है. इस नंबर से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें. डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा. आपके पास स्ट्रेट नंबर आ जाएगा. इसको अब आप कैलकुलेटर में 9 over 12 लिखें तब भी आंसर आ जाएगा. नहीं तो डिवाइड कर लें विद अ सर्टेन नंबर. ठीक है. तो सिंपलीफाई हो जाएगा. डेसिमल आए तो उसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें. फ्रैक्शन में चेंज करके आप फिर आगे फर्दर अपनी प्रोसीडिंग बिल्कुल जो पीछे फ्रैक्शन वाला तरीका से ठीक है जी. ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Okay, Alex is building a house. The material cost this times the cost of land. Okay, जो मटेरियल है वो दिस मच टाइम है जो जमीन की कॉस्ट है, और जो वेजेस हैं वो जो उसने लेबर को देनी है वो इतने टाइम्स है कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, show that the ratio of the cost in its simplest form is land ratio material ratio wages will be this one. Okay, no problem. अब मुझे पता है कि ये जो मटेरियल कॉस्ट जो है वो इतने टाइम्स है कॉस्ट ऑफ लैंड, तो मैं सबसे पहले मुझे पता है दोनों इससे लिंक करवाएं कॉस्ट ऑफ लैंड से, तो आई विल अज्यूम दैट लेट्स द कॉस्ट ऑफ लैंड बी x. Okay, now if the cost of land be x, then the material cost will be 1 whole 1 by 2 times x, because he said that the material cost will be this much times the cost of land. So the cost of land is x. So if you simplify, so this will be 202 plus 3 by 2 x. Okay, now the next is wages cost. Wages cost will be 1 whole 1 by 4 times the cost of land, which is 4 ones are 4 plus 1, that is 5 by 4x. ठीक है जी, ये थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब मुझे पता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड मेरे पास x है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेरे पास 3 by 2x है, एंड वेजेस कॉस्ट मेरे पास 5 by 4x। अब इनको रेशियोज में लिख देते हैं। लैंड सबसे पहले है तो आई विल राइट x, मटेरियल सब उसके बाद में है 3 by 2x, वेजेस उसके बाद में है दैट विल बी 5 by 4x। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप विल बी मैं इन तीनों को डिवाइड कर देता हूँ x। ठीक है जी, सो x डिवाइडेड बाय x रेशियो 3 by 2 x डिवाइडेड बाय x, ताकि x से जान छूट जाए ना। ओके, अगर डिवाइडेड बाय x होगा तो x डिवाइडेड बाय x इज 1, यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा 3 by 2, और यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएंगे 5 by 4। ये स्टेप समझ आया जी सारा को? x मैंने एलिमिनेट कर दिया बस, मतलब आप ये समझें कि डिवाइडेड बाय x का ये मतलब, अब ज्यादा आपको समझ आ जाएगा x और x कैंसिल। ठीक है जी, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी आई नीड टू एलिमिनेट द डिनोमिनेटर। सो 2 और 4 का एलसीएम बनेगा 4, सो 4 से मल्टीप्लाई कर, that will be 4 ratio 6 ratio 5। देखिए जी, this one and this one सेम। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? Okay, I'm going to the next slide. Sanjita mixes 8 liters of white paint with 3 liters of red paint to get pink paint. Okay, what is the ratio of red paint to, oh, that is very easy. उसने कहा जी mixes 8 liter of white paint, तो white paint 8 liters है, 3 liters है red paint, और पिंक पेंट डेफिनेटली दोनों को मिक्स करके मैं बता रहा हूँ। रेड पेंट टू व्हाइट पेंट की कितनी रेशियो है? तो रेड पेंट कितना था जी? 3 लीटर्स, और व्हाइट पेंट कितना था? 8 लीटर्स। व्हाइट पेंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ पेंट इन द मिक्सचर। ओके, व्हाइट पेंट कितना था? 8 लीटर्स। टोटल अमाउंट ऑफ पेंट कितना था? 8 लीटर ये मिक्स हुआ और 3 ये हुआ है, तो 8 प्लस 3 कितना हुआ? 11, सो 11। रेड पेंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ, ओके, सो रेड था 3, रेशियो टोटल अमाउंट क्या होगी जी इसकी? 11। ये आंसर है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इतना खास मुश्किल नहीं। टोटल का बस जरा ध्यान रखना कि जो भी चीज आपके पास क्वांटिटी उन्होंने लिखी थी उसको आप ऐड अप करें, दैट्स इट। ओके, टू मेक, सर आई कांट हियर यू। जी जी, कर लो रीजन।
बाकियों को मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी, तो मसला तो नहीं है यार मेरी आवाज में? No, sir. Okay. To make concrete, you mix cement, sand, and gravel in the ratio 1:2:4. What is the ratio of cement to gravel? Cement to gravel. यार अगेन कोई मसला नहीं होना चाहिए. Cement हमारे पास फर्स्ट आ रहा है, so cement का रेशियो था 1 to gravel, that is okay. Sand to gravel, sand to ratio 4, or simplify करके 1:2. What is the ratio of gravel to the total amount of concrete? Gravel था 4, total amount कितना था? 1 plus 2 is 3, and 3 plus 4 is 7. So 7, 4:7. What is the fraction of concrete is cement? What fraction of concrete is cement? Okay, fraction में बात करी. What is cement? Cement का हमारे पास क्या था जी? You're having 1 here. Cement आपके पास 1 है. And what fraction of the concrete is cement? We need to write the total amount in the denominator. Mind this thing. Fraction हम लोग total amount के थ्रू निकालते हैं. So 4 plus 2 is 6. 6 plus 1 is 7. ठीक है जी? So 1/7. This is the fraction. Any problem with anyone? Okay. Okay, what is the ratio of a millimeter to a centimeter? ये हम लोगों ने पीछे simplifying ratio था. चलो anyways, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं. What is the ratio of a millimeter to a centimeter? So millimeter to a centimeter means he's talking about 1 millimeter ratio 1 centimeter. To a centimeter and a millimeters mean 1 he's talking about. Okay, we need to make the unit same. So millimeters छोटा है तो इसलिए मैं centimeters को millimeters में करता हूँ. So I need to multiply it with 10. So it's 1 millimeter ratio 10 millimeters. So the ratio will be 1:10. That is the answer. ठीक है. Ratios जब भी वो कहते हैं तो units eliminate हो जाती हैं. Cause यहाँ पे मैं दोनों को millimeter से divide कर रहा हूँ basically elimination. मुझे बिल्कुल simplest form में ratios के answers देने होते हैं. So 1:10 will be the answer. A meter to a centimeter. Okay, a meter to a centimeter. So meter is a big unit. तो इसको हम change कर लेंगे centimeter में. Times 100 हो जाएगा. 100 centimeter ratio 1. So it would be 100 ratio 1. A gram to a kilogram. That would be 1:1000. मैं अभी से simplify नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा किलोग्राम और ग्राम में क्या होता है. A liter to a milliliter, so it would be 1000:1. Okay, a minute to an hour. Okay, a minute to an hour, so 1:60. A minute, that is a 1, and कितने एक घंटे में होते हैं minutes? 60. ठीक है, same unit, simplest. That's it. कोई problem किसी को? रेशियोज में ना यूनिट्स किस बहुत ज़्यादा मतलब इसमें वो है प्रॉब्लम्स है. एक्सटेंडेड में तो हम एरिया की यूनिट्स में भी अभी हम आगे रेशियोज और स्केलिंग करेंगे तो उसमें मसला होगा. कोर में आपका बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ लेंथ्स का ही चलता रहता है. एनीवेज सारी चीज़ें देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका मतलब सब टॉपिक है. इसके बेतहाशा क्वेश्चन आते हैं कोर में भी और एक्सटेंडेड में. डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो. वो आपको कहेगा पैसे दे देगा, वो कहेगा जी इतने इतने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे. तो ये कैसे करते हैं देखें. डिवाइड $336 इन द गिवन रेशियोज. सो 5:9. अब किस तरह डिवीजन करनी है? दो मेथड्स हैं. मेथड्स तो हैं काफी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो जहां तक नजर आ रहा है आप लोगों की उसके में दो मेथड्स लेते हैं. ओके, आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना दें. अब फ्रैक्शन आपने ये नहीं करना कि 5/9 लिखते हैं. नो, आपने सबसे पहले टोटल कर. 5 + 9 कितना होता है? 5 + 9, that is a 14. I think so if I'm not wrong. So 14.
अब फ्रैक्शन आपने बनानी, मतलब मैं पहला शेयर निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट शेयर इज 5 यूनिट्स आउट ऑफ 14. ओके, 5 यूनिट्स आउट ऑफ द टोटल फ्रैक्शन, टोटल जितने भी इसमें रेशो में डिस्ट्रीब्यूशंस थे. सो 5 यूनिट्स आउट ऑफ 14, और कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, 336, उसको मैं मल्टीप्लाई कर. So 5 over 14 times 336. You will get the first share. तो ये कितना बनेगा? 5 over 14 times 336. That is 120. So $120. That is a first share. अब दो अगर शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो डेफिनेटली अगर पहले बंदे को $120 मिल जाएंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? सेकंड शेयर के लिए आप माइनस भी कर सकते हैं और आप एक, टोटल अमाउंट थी 336, पहले बंदे को 120 मिल गए तो माइनस कर दें, यू विल गेट द आंसर, दैट वुड बी 116 आई थिंक सो. 336 minus 120, 216. सो सेकंड शेयर ये आ गया, और इसका फ्रैक्शन के थ्रू क्या होगा? वी नो दैट फॉर द सेकंड शेयर 9 यूनिट्स आउट ऑफ कितने यूनिट्स हैं, टोटल कितने यूनिट्स थे? 14 टाइम्स 336. ये मैं मेथड 2 बता रहा हूं. 9 यूनिट्स आउट ऑफ 14 टाइम 336. सो क्या बनेगा जी? ये 216 आंसर आ जाएगा. सो बोथ ऑफ द आंसर्स विल बी सेम. तो कभी भी कोई गिवन क्वांटिटी हो तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके और उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द आंसर. ठीक है? एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? 11:13 जो बी ब्रावो क्वेश्चन है, दोबारा इसको मैं बताता हूँ. आपने फ्रैक्शन के थ्रू करना है तो क्या करेंगे? 11 plus 13, चेंज द कलर, दोनों का डिफरेंस लगेगा. अच्छा देखिएगा, 11 plus 13, that will give you 11 plus 13, that will give you 24. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? अब फर्स्ट कैसे निकालेंगे? 11 ओवर द टोटल फ्रैक्शन, जो टोटल नंबर 24 टाइम्स पैसे कितने थे? 336. ठीक है जी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट का. दूसरे का आंसर कैसे आएगा? फ्रैक्शन के थ्रू भी करें. 13 ओवर 24 टाइम्स टोटल अमाउंट, वो आपके पास ये आंसर. ठीक है, तो इसको एक कर लेते हैं. 9 ओवर 24 टाइम्स 336, 154, 154, और ये बनेगा 336 माइनस 154, 1. ठीक है जी, ये आपका सारा सिनेरियो. अच्छा, ये मेथड मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करें क्योंकि अलजेब्रिकली भी हो जाता है. दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, क्या पता किसी को वो क्लिक करे, ज़्यादा आसान लगे, तो ज़रा गौर कीजिए. अब मुझे पता है कि मेरे पास है 5:9, इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब 336 डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो के फॉर्म में. ठीक है, तो मैं 9 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं? 9 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो 336 बना दे? आई एम अगेन टेलिंग यू, आई नीड टू मल्टीप्लाई 9 विद अ सर्टेन नंबर कि वो कितना बनाए. मेरे पास 336 तो नहीं आना चाहिए. 5 3 नहीं, लीव इट. 9 टोटल हमारे पास नहीं होगा, 14 होगा, और फिर उसके बाद एक यूनिट का मैं निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वो, माय गॉड, दैट वुड बी अ वेरी लेंथी थिंग. मतलब हम पहले एक यूनिट का निकाल लें डिवाइडेड बाय 14 करके, और फिर उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दें. यार ये फर्स्ट मेथड समझ आया हुआ है तुम लोगों को? कोई मसला तो नहीं है इसमें कि दूसरा चले? ओके, आप टोटल फ्रैक्शन निकाल लें. इसका 5 + 9, पहला स्टेप वही होगा 14. अब जो 336 है इसे आप डिवाइड कर दें 14 से. चीज हम वही करें, लेकिन क्या पता किसी को इस एंगल से समझ आ जाए. 336 डिवाइडेड बाय 14 कितना हो जाता है?
ये एक शेयर का हिस्सा आ जाएगा, याद रखिएगा। 336 को 14 से डिवाइड किया तो मेरे पास $24 आ गया। अब ये वन शेयर, वन शेयर, 5 शेयर जिसके पास थे, 9 शेयर जिसके पास थे, और हर शेयर की प्राइस है 24। अब मुझे 5 शेयर्स की प्राइस चाहिए, तो 5 into 24 that will give you a 120, ठीक है। और मुझे 9 की शेयर्स की प्राइस चाहिए, तो 9 into 24 that will give you a 216। ये तरीका कार है, ठीक है। एक शेयर की प्राइस निकाल लें और फिर उसको जितनी शेयर से आपने करना है उससे आप कर लें। एक शेयर की प्राइस कैसे निकलेगी, जो भी आपके पास रेशियो है से ऐड कर दें जो नंबर आएगा, और फिर जो टोटल पैसे उन्हें इस नंबर से डिवाइड कर लें, तो एक शेयर की प्राइस आ जाएगी। फिर उसके बाद जितने शेयर्स आपको चाहिए हो आप उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये मेथड भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं हम लोग, दोनों में से मेथड जो जो मुझे इजी लगा मैं फिर वो अप्लाई करता जाऊंगा ताकि आपको पता चले। Okay, जी. An amount of 180 is shared among 3 people in the ratio X, ratio Y, ratio Z. Find the smallest and the largest share. Okay. Smallest and the largest share किस तरह पता चलेगा? सबसे कम किससे मिले और सबसे ज्यादा किससे मिले? बड़ा ही इजी सा चीज है। देखें, आपके पास अगर ये इतनी शेयर्स हैं, 3 + 1 + 11 12 15 शेयर्स हैं, तो 15 शेयर में से सबसे ज्यादा शेयर जी के पास, सबसे कम शेयर वाई के पास। इसलिए आपने एक्स का शेयर नहीं निकाला, क्योंकि आपने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट शेयर निकालना है ना, तो आपने सिर्फ जी का शेयर निकालना है और वाई का निकालना है, ठीक है। तो हम जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था उससे कर लेते हैं। टोटल शेयर्स कितने, 15। वन शेयर, एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, 180 डिवाइडेड बाय 15, so you will get 180 divided by 15, that is 12. So one share cost $12. Okay, largest share, लार्जेस्ट शेयर वो किसका था, जी का था। जी के पास कितने शेयर्स हैं, 11, तो इसके कितने पैसे होंगे, एक शेयर की 12 प्राइस है, तो 11 into 12 that will give you a 132, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट शेयर किसके था पास था, y के पास था, एंड दैट इज a 1, 1 times 12 is a 12. So this is the smallest share and this is the largest share. फ्रैक्शन से भी करके बता देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, जो कि पहले तो सर ने वो एक्सप्लेन किया था, आप इसके थ्रू कर रहे हैं। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। जी के पास कितने शेयर्स थे, 11, टोटल कितने शेयर्स थे, 15 टाइम्स द अमाउंट, इससे भी आपके पास 132 आएगा। वाई के पास कितना शेयर था, 1, टोटल कितने थे, 15 टाइम्स 180, इसमें के पास भी आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है जी। ये दोनों तरीके का, तो जो भी मेथड आपको क्लिक कर जाए फर्स्ट उसमें आपने वो आप करने हैं। दोनों मेथड्स लाइक दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, थोड़े से एंगल्स डिफरेंट हैं। हम इस एक जगह से हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, दूसरी जगह से हम राइट हैंड साइड अप्रोच करें। जी एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? ओके गुड। Yeah, a car park with parking lots for sedans, vans, and motorcycles is full. The ratio of the sedans to what vans to motorcycle is itna. There are 180 vans. Mind this thing. अब उसने total नहीं बताए कि van, sedans और motorcycle कितने. They said कि 180 vans. अब चीज different हो जाएगी, ठीक है जी, याद रखिए, अब चीज different हो जाएगी। How many sedans are there? जी, how many sedans are there? Okay, सबसे पहले तो हम टोटल क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी क्या है, मतलब सेडान्स और वैन्स और मोटरसाइकिल्स टोटल कितने, ठीक है। अब हमें टोटल का तो नहीं पता, लेकिन हमें वैन्स का पता है, वैन्स का पता है। तो वैन्स का पहले हम लोग फ्रैक्शन बना लेते हैं। कितनी वैन्स थी जी, दरमियान वाली वैन्स थी, 3 वैन्स हैं, आउट ऑफ कितने में से, 7 + 3 10, 10 + 2 12, so 3 vans थी out of 10, out of 12 सॉरी। इसको अगर मैं टोटल से मल्टीप्लाई करूं, टोटल नंबर ऑफ जितनी गाड़ियां इधर से डांस वैन्स और मोटरसाइकिल्स थी,
तो आंसर क्या आना चाहिए 180। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब मेरे पास टोटल ना हो और कोई एक चीज गिवन हो, मतलब एक शेयर गिवन हो, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। मतलब उसका टर्म 3, कितनी वैन्स थी 3 आउट ऑफ कितने 12 से, टाइम्स टोटल। अगर मैं इस फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैन्स का आंसर आ जाना चाहिए। आंसर आया हुआ ऑलरेडी, दैट इज 120 180। लेकिन मेरे पास टोटल नहीं है, तो टोटल को मैं एक्स से ज़ूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व कर लेना। 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 into x is equals to 180 times 12. So x will be equals to 180 times 12 over 3. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, x will be equals to 180 times 12 divided by 3, 720. तो 720 विल बी द टोटल कार्स। ठीक है जी, जब फुल होंगी बिल्कुल तो कितनी होंगी 720 गाड़ियां, जिनमें सेडान्स, वैन्स एंड मोटरसाइकिल्स सारे हमारे पास होंगे। अब हमने करना क्या है, हमने सेडान्स का बताना है। सेडान्स के किस तरह बताएंगे जी, किधर है सेडान्स 7। ओके, सो 7 आउट ऑफ 12 टाइम्स टोटल कितनी थी 720। 7 out of 12, 7 out of 12 times 720, ये आपके पास आ जाएगा 420। तो 420 सेडान्स, ये आपके पास आंसर। थोड़ा सा लंबा हो गया स्नाइयो, में दोबारा से जरा इसको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले उसने मुझे वैन्स दी हुई थी। ठीक है, इसका बड़ा आसान सा भी मेथड है, अभी ये वाला समझे जो पीछे से हम करके आ रहे हैं। उसने जब कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दी हुई होती है ना, तो आप क्या करें, आपको पता है कि आपके पास टोटल नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैन्स कितनी थी 3 आउट ऑफ 12 टाइम्स द टोटल नंबर, दैट विल गिव यू 180, क्योंकि वो तो आपको पता है कि 180 है। इससे आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अक्सर वो टोटल भी पूछ लेगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट आ गई 720। अब टोटल आ गई है तो आपके पास कोई भी चीज निकालना बड़ा आसान है। दैट इज, आप उसने कहा सेडान्स निकालें, सेडान्स का कितना प्रोपोर्शन था 7 आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर, यू विल गेट सेडान्स 420। ठीक है, अच्छा, एक और मेथड आपको बताता हूँ, दैट वुड बी लाइक मे बी इजी, लेकिन आप लोगों को वो जो पीछे में जो सोच रहा था वो उसमें राइट हमारे पास आ गया। ओके, मेथड 2, 7:3:2। अब मुझे पता है वैन्स कितनी है 180, जरा गौर कीजिए, वैन्स कितनी है 180। अब 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 180 बन जाए, क्योंकि मैंने वैन्स 180 बनानी है। अगर मैं 180 बना गया तो बाकी भी उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियोज में तो सारे ऑपरेशन सेम रखने पड़ते हैं। तो 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 180 आ जाए, तो उसका आसान तरीका ये है कि 180 को पहले 3 से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि आप 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 180। ठीक है जी, मैं 3 को 60 से करता हूँ, मुझे पता है वैन्स 180 है, यहाँ से मुझे ये नंबर पता चल गया 60 है। अब 60 को इधर से भी करना पड़ेगा और 60 को इसमें भी करना पड़ेगा, रेशियोज हैं। whatever operation you are doing to one, you need to do with the same with the other one. So 7 times 60 is 420, ratio 180, ratio 120। ये दो स्टेप्स में आपके पास आंसर है। सेडान्स कितनी होगी 420। अगर वैन्स 180 हैं, अगर वैन्स 180 हैं तो सेडान्स 420 होंगी, और जो मोटरसाइकिल्स हैं वो 120 होंगी। सेडान्स 420 होंगी और जो मोटरसाइकिल्स हैं वो 120। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स हैं आपके सामने। सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चंस पे कोई भी अप्रोच आपको समझ आ गई, आप वो लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर ऑल टुगेदर। सो ऑल टुगेदर के लिए ऑलरेडी हमें पता है 720 है, 720 आ गया हमारे पास। और अगर सेकंड मेथड मैंने ऑप्ट किया तो इन सारों को मैं ऐड कर दूँ, 420 प्लस 180 प्लस 120, दैट विल गिव यू अ 720। ठीक है जी, तो सेकंड मेथड से भी 720 आपके पास आ गया।
यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? किसी को कोई मसला? ओके गुड। अच्छा, अब ये जो बी पार्ट है इसमें जरा आप लोग गौर कीजिए। अच्छा, अब देखें जरा, ही सेड फॉर द बी पार्ट, ही सेड के जो रेशियो है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ब्लू सेडान्स और वाइट सेडान्स वो है 3:5, ब्लू रेशियो वाइट वो है 3:5, और जो ब्लैक सेडान है और वाइट सेडान, अगेन ब्लैक, ये ले लिख दिया मैंने, और WH1 वो है 6:7। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ ब्लू सेडान्स, ब्लैक सेडान्स एंड वाइट सेडान्स। आप ब्लू सेडान्स भी निकालें, ब्लैक भी निकालें और वाइट भी निकालें। अब मसला ये है कि ये तो डिफरेंट आ रहा है, ब्लू और वाइट मेरे पास गिवन है, उधर ब्लैक एंड वाइट गिवन है। याद रखिएगा जब वो ट्रिपल रेशियोज आपको देगा, उनमें से दो जो रेशियोज आपके पास होंगी गिवन, एक क्वांटिटी सेम होगी। देखिए यहाँ वाइट वाइट है ना, वाइट वाइट, ब्लू रेशियो वाइट है और ब्लैक रेशियो वाइट है। अब ये जो क्वांटिटी आपके पास सेम है, आपने इसके यहाँ नंबर्स भी सेम करने, ठीक है जी। मतलब वाइट ऊपर भी सेम होने चाहिए, नीचे भी सेम होने चाहिए। अभी तो 5 और 7 है, तो मैंने कोई ऐसा नंबर चूज करना है, मतलब डिफरेंट नंबर्स भी मैं चूज कर सकता हूँ कि मैं वाइट की क्वांटिटी जो इस रेशियो में है और जो इस रेशियो में है वो दोनों सेम हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह वाइट सेम करेंगे। देखें जी, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है 5 और 7 में। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ऊपर वाली रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से दोनों तरफ, multiply by 7, multiply by 7, whatever operation I am doing with the left hand side, right hand side पर लिखा, और नीचे वाली को मैं कर देता हूँ 5 से। अब देखिए, ब्लू रेशियो वाइट क्या बनेगा, 3 5s are 3 7s are 21 and 5 7s are 30। black ratio white, 6 5s are 30 and 7 5s are 30। देखिए 35 और 30 दोनों सेम नंबर आते हैं, ठीक है। सो यू कैन चूज डिफरेंट नंबर्स, बट याद रखिएगा जो नंबर नीचे के लिए चूज कर रहे हैं वही दोनों से मल्टीप्लाई करा, जो ऊपर के लिए चूज कर रहे हैं वो दोनों से मल्टीप्लाई करा। आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं नंबर्स, लेकिन एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो जिस चीज को आप इक्वल करना चाह रहे हैं वो इक्वल हो जाए। जिस तरह यहाँ मैंने 7 चूज किया, यहाँ मैंने 5 चूज किया, मुझे पता है 5 7 भी सेम होता है और 7 5 भी सेम होता है, ठीक है। तो दोनों 35 बन गए। किसी को कोई मसला है इस चीज में? ओके, अब देखिए व्हाइट सेम है, व्हाइट की क्वांटिटी सेम है, तो अब मैं इनको इकट्ठा लिख सकता, लाइक आई कैन राइट ब्लू रेशियो व्हाइट रेशियो ब्लैक। मैं पहले ये लिखूँ, थोड़ा सा मैं इरेज करूँ नीचे वाला ताकि गन बहुत ज्यादा बन गया है। ओके जी, आप देखें ब्लू मेरे पास कितने 21, सो आई विल राइट 21। व्हाइट कितने, दोनों सेम थे तभी मैंने इन्हें मर्ज किया 35। व्हाट इज ब्लैक, दैट इज 30, दैट्स इट। अब आपने देखना है कि मैं इनको सेम नंबर से मतलब कट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, और अगर नहीं कर सकती तो सीधा सीधा जो रेशो उसने कही है उस हिसाब से लिखिए। ब्लू उसने सबसे पहले लिखवाया 21, फिर उसने ब्लैक लिखवाया दैट इज 30, फिर उसने व्हाइट लिखवाया दैट इज 35। ये आंसर आ जाए, ठीक है जी। ये आपका तरीका है ट्रिपल रेशियोज, व्हेन यू आर हैविंग टू डिफरेंट रेशियोज जिनमें एक क्वांटिटी सेम हो और वो आपको कहे कि ट्रिपल रेशियोज बना के लिखो। तो ये तरीका कार है कि आपने किस तरीके से ट्रिपल रेशियोज।
Alex and Chris share sweets in the ratio Alex ratio Chris is equals to 7:3. ओके, सो अगर इसका क्या मतलब है कि अगर टोटल 10 स्वीट्स होंगी तो 7 एलेक्स लेगा और 3 क्रिस लेगा. एलेक्स receives 20 more sweets than Chris. एलेक्स को 20 more sweets मिली क्रिस. ठीक है, इसका मतलब है कि एलेक्स और क्रिस की अगर डिफरेंस निकाला जाए दोनों स्वीट्स का तो वो 20 बनेगा, क्योंकि एलेक्स के पास 20 ज्यादा है क्रिस से. ठीक है, तो वर्क आउट द नंबर ऑफ स्वीट्स क्रिस रिसीव्स. ओके, उसने हमें सिर्फ एक ये चीज दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन. ही सेड दैट एलेक्स रिसीव्स 20 मोर स्वीट्स देन क्रिस. इसका मतलब है कि क्या आई वाज टेलिंग यू कि उसने हमें एक दिया कि एलेक्स रिसीव्स 20 मोर स्वीट्स देन क्रिस. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डिफरेंस, जो डिफरेंस है बिटवीन एलेक्स एंड क्रिस, वो कितनी स्वीट्स बन रही है? 20. अब चूंकि उसने हमें डिफरेंस बताया हुआ है तो हम रेशियोज का भी डिफरेंस ले लेते हैं. रेशियोज का क्या डिफरेंस है? एलेक्स और 7, मतलब एलेक्स के पास 7 थी, क्रिस के पास 3. तो 7 minus 3, that is 4, is 7 minus 3, that is 4. मैंने रेशियोज का भी डिफरेंस ले लिया. क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, अब मैंने कल आपको बताया था कि 4 मुझे पता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, के स्वीट्स का क्या डिफरेंस बनेगा. 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 बन जाए. ठीक है, आई एम ऑप्टिंग मेथड नंबर 2. यस्टरडे वी डिस्कस दिस थिंग. 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 बन जाए. तो आई नो दैट आई नीड टू मल्टीप्लाई 4 विद 5, तब जाके वो 20 बने. अब ये जो 5 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंस को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अब आराम सुकून से मैं निकाल सकता हूँ. वो 5 मेरे पास आ गया है. अब मुझे टोटल स्वीट्स चाहिए, एलेक्स की स्वीट्स चाहिए, क्रिस की चाहिए. आई कैन फाइंड एनी स्वीट्स. देखिए, डिफरेंस को 5 से किया तो हर रेशियो को भी मैं 5 से. सो एलेक्स के पास 7 5 35 होगा स्वीट्स, और जो क्रिस है उसके पास 15 स्वीट्स. मैं आपको सारी निकाल के बताऊँ ताकि आपको पता चले ये कब होगा. कब एलेक्स के पास 35 होंगी और क्रिस के पास 15 होगी? जब इन दोनों के जो डिफरेंस है स्वीट्स वो होगा 20. मतलब एलेक्स के पास 20 ज्यादा हो. तो ये 100% इस चीज को प्रूव करे. ठीक है भाई. सो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें देखा जाए तो वर्क आउट द नंबर ऑफ स्वीट्स क्रिस रिसीव्स. सो कितनी उसको मिली? 15. 15 स्वीट्स. दिस इज नॉट. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इवन 4 में भी आया था, एक्सटेंडेड में भी आया था. तो आपने चीजें ये देखनी कि व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, and then you need to link that information to your ratios. ratios के बाद आपने एक स्पेशल नंबर बनाना है. उसके बाद जो स्पेशल नंबर आएगा आप उसको जितनी भी रेशियोज हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द आंसर. ठीक है जी. मैं एक दो क्वेश्चंस और करवाता हूँ इसके रेलेवेंस, ताकि हमें चीज सही अच्छे तरीके से क्लियर हो. फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ जरा रुके. अब उसने कहा जी राल्फ एंड सूजी शेयर $57 इन द रेशियो 2:1. टोटल उनके पास $57 थे, और कितनी रेशो थी? 2:1 पे उन्होंने किया. मतलब राफ विल गेट 2 shares and Suzy will get 1 share. Calculate the amount Rolf receives. कल हम लोगों ने इसके दो मेथड किए थे. किस तरह निकालेंगे कि राल्फ के पास कैसे आएगा? इन दोनों को हमने ऐड करना था ताकि टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाए हमारे पास. टोटल नंबर ऑफ शेयर है 3. अब सिंगल शेयर की वैल्यू क्या हो? तो हमने टोटल अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3 कर दिया. तो वी विल गेट सिंगल शेयर वैल्यू, दैट इज 57/3. क्या बनेगा? 57/3, that is 19. Okay, so this is my single share value. I know that
मुझे राल्फ का बता निकालना है, तो राल्फ के पास 2 शेयर्स हैं, so 2 times 19 will give me 38. So the amount Ralph will receive is 38. ठीक है जी, ये कल वाली जो हम लोगों ने स्लाइड 1-2 की थी उन्हीं से ये रेलेवेंस आया। मेथड नंबर 2 मैंने किया है इसका, जो कल हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ शेयर करके मैंने कहा सिंगल शेयर निकाल लें, फिर उसके बाद जितने भी इसमें हैं उस हिसाब से उसको आप मल्टीप्लाई। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन पार्ट ए? ओके, आप देखिए जी, यहाँ पे भी जरा देखिएगा, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराएगा। राल्फ ने $2 सूजी को दे दिए। ओके, कैलकुलेट द न्यू शेयर रेशियो राल्फ मनी रेशियो सूजी मनी। ओके, राल्फ के पास कितने पैसे थे? $38। और सूजी के पास कितने थे? हम 38 को 57 से माइनस कर लेते हैं, हमारे पास सूजी की अमाउंट आ जाएगी 9 आई थिंक सो, मैंने ठीक किया 17 8 या ओके फाइन। ओके, सो सूजी के पास थे $19, राल्फ के पास 38 है, सूजी के पास 19 है। राल्फ ने $2 अपने सूजी को दे दिए, तो राल्फ के पास कितने बचेंगे? 36 ऑब्वियसली, उसके पास 38 थे, उसने सूजी को दे दिए। अब सूजी के पास कितने आ जाएंगे? 19 + 2 दैट इज 20। ठीक है, अब एक स्टेप और करना है, वी नीड टू सिंपलीफाई दिस थिंग। सो आप 3 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, so that is a 12 and a 7, so 12/7 will be the answer. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? कोई इशू मसला? सर ये पार्ट बी में जो आपने 21 को 3 डिवाइड किया 3 से, तो सर ये 21 आपने किधर से लिए? 21 कहाँ से लिए? okay. जी $38 थे राल्फ के पास ना ऊपर, तो 57 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों में। इस अगर इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो 38 आएंगे राल्फ के पास और सूजी के पास आएंगे $19। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी पार्ट, उसने कहा राल्फ ने अपने $2 सूजी को दे दिए, तो राल्फ अगर $2 सूजी को देगा तो राल्फ के पास 36 बच जाएंगे क्योंकि $2 उसने दे दिए, और सूजी ने $2 गेन किए, मतलब उसने ले लिए, तो पहले उसके पास 19 थे, तो 2 ऐड करूं तो 21 आ जाए, इस तरीके से 21। ठीक है, ठीक है समझ? सर। जी सर जी। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। या ये वही जो हम लोगों ने पीछे किया है सिनेरियो, उससे लिंक है। द फैमिली विजिट्स 2 वाटरफॉल, the Humboldt Falls and the Bridal Veil Falls. The ratio of the heights of these falls to this fall is 5:1. Okay, जो Humboldt था और जो Bridal था, उनकी हाइट में इतना फर्क है, means Humboldt is higher than the Bridal one. The Humboldt Falls are 220 meters higher than this one. Again, any one of you can tell me ये क्या चीज given है? जो पीछे हमने स्लाइड की थी, what do you people think? ये क्या इंफॉर्मेशन है? The Humboldt Falls are 220 meters higher than the Bridal Veils Fall. Which information is this? Basically, डिफरेंस उन दोनों के yeah, बीच में? yeah, very good. Difference. दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं, that is 220. अब फॉरेन डिफरेंस की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, देखो मुझे ये पूरा गाइड कर रहा है कि क्वेश्चन करना कैसे है। डिफरेंस आ गया 220, अब मेरे जहन में फौरन आना चाहिए कि मैंने रेशियोज का भी डिफरेंस निकालना है, बिकॉज आई हैव द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। मेरे पास जो वैल्यू है वो डिफरेंस की है, तो रेशियो का डिफरेंस क्या होगा? रेशियो डिफरेंस इज 4, 5 - 1 is 4. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से
कि जो आंसर ले आए 220, दैट वाज द स्पेशल नंबर। 4 को मल्टीप्लाई करने एक ऐसे नंबर से कि आंसर क्या आ जाए 220। तो हम ऐसे करते हैं कि 220 को पहले डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं ताकि हमें वो नंबर पता चल जाए। सो मेरे पास आंसर आ रहा है 55। तो 4 को अगर मैं 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द आंसर 220। ठीक है, ओके। अब मुझे किसकी हाइट निकालनी है? हाइट ऑफ हम्बोल्ट फॉल्स। ओके, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी कि किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर से तो मेरे पास आंसर आ जाए? एनीवन? हाइट हमने निकालनी है, हम पता नहीं किस तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं। एनीवेज जी, how can I find the height? I got the special number, I have the ratios here. How can I find this height? सी, हमबोल्ट का कितना रेशियो है? 5 शेयर्स है, 5 है ना? तो सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 55 से। You need to multiply 5 with that special number because you got this number. Now you need to multiply number with anything like आपको अगर हमबोल्ट का कह रहे हैं तो आपने 5 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करना है, और ब्राइडल का कह रहे हैं तो आपने ब्राइडल के साथ 55 को मल्टीप्लाई करना है। That's it, you will get the height, the real height. So 50 times 55 times 5 is 275. So the answer will be 275. ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था कि ये क्वेश्चन हम कर लें ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। You will be provided with the particular information. उस इंफॉर्मेशन के तहत आप लोगों ने अपनी सारी वर्किंग करनी। ठीक है, एक मिनट में पीछे आपको यस ये वाला क्वेश्चन अगर आप याद करें, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। उस अब इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन थी? उसने कहा 180 वैन्स है हमारे पास। ओके, अब कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यार एक मिनट वेट करना, मुझे कॉल आ रही है, जस्ट वेट फॉर अ। जी सॉरी यार। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? 180 वैन्स। अब कोई डिफरेंस की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन। मैंने स्ट्रेट अवे टारगेट करना है वैन्स वाली रेशो। वैन्स क्या थी? 3। अब 3 को मैं किस स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 180 आ जाए? ठीक है, सो दैट नंबर वाज 60। अब ये 60 मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। मैं सेडान्स का भी बता सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल्स का भी बता सकता हूँ, और मैं टोटल नंबर्स भी बता सकता हूँ कि टोटल कितनी व्हीकल्स होंगी या कितनी ये होंगी। सो ये तरीका कार था कि जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसकी आप रेशो उठाएं और एक स्पेशल नंबर देखें कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, यही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ चलाया। यहाँ पे हमें रेशो नहीं गिवन थी, यहाँ पे हमें डिफरेंस की वैल्यूज गिवन थी। तो हमने डिफरेंस का रेशो निकाला, लाइक 7 और 3 था। उसने कहा 20 स्वीट्स ज्यादा हैं, इसका मतलब है डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने रेशो डिफरेंस की उठाई। सो 7 - 3 इज 4। नाउ मैंने 4 को एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए? 20। ठीक है, सेम इज द केस हियर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरे के पूरे मतलब 50% ऑफ द रेशो
आपका ये इस चीज से कवर हो जाएगा अगर आपको ये क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ओके। So we are going to the equivalent ratios। ये बिल्कुल जिस तरह हमने फ्रैक्शंस की थी इक्विवेलेंट इसी तरह का है, बड़ा आसान सा तरीका है, कोई मसला नहीं है। आपको दो रेशियोज गिवन होंगी, बीच में इक्वल्स टू होगा, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट सर्टेन अननोन वेरिएबल। सो हाउ वी हैव टू सॉल्व, वी नो दैट फ्रैक्शन को मैं रेशियोज लिख सकता हूँ। सो 3/9 इज इक्वल्स टू 4/8। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सो अब इसे आप सॉल्व कर लें, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को भी तो ले जाते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड। सो 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 4s are 12। So a will be equals to 12। ये आपका आंसर। So whenever you're having equivalent ratios, you just have to convert that ratios into fraction and then you need to simplify अपना question solve करवा। ठीक है जी, any problem with anyone? Okay. The next is we're having fractions। Fractions अब आपकी मर्जी है, if you want to like get rid of the denominator, you can get rid of the denominator, और आपको सेम इसी तरीके से करना है तो कोई मसला नहीं। मैं आपको करके बताता हूँ, जो तरीका ऊपर मैंने किया उस तरीके से देखिएगा। 1/6 divided by 1/3 that is equals to 2 divided by a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो a multiplied by 1/6 is equals to 2 multiplied by 1/3। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a 1s are a divided by 6, 2 1s are 2 divided by 3। अब ये यही फॉर्मेट देखिए, ये दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें आप, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, सिर्फ 6 को उधर मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि एक ही वैल्यू में चाहिए। सो a will be equals to times 6 divided by 3। So 3 1s are 3, 3 2s are 6, so 2 2s are 4, 4 आपके पास आंसर है। That's it। Any problem with anyone? Okay, good। ओहो या ओके, ये हमारा 2020 में या 2019 में क्वेश्चन आया था एक्सटेंडेड में, पेपर 4 में, एक्सटेंडेड में पेपर 4, बट दैट डजंट मीन के कोर वाले इस पे ध्यान ना दें। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके जो हम लोगों ने बड़े डिटेल में इसे सॉल्व करना है। अच्छा देखिए जी, अर्जुन एंड ग्रीटल ईच पे रेंट, मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था, शायद आप लोगों को याद हो जिन्होंने लास्ट ईयर क्लासेस ली थी। बहुत लंबे मेथड से हमने कर लिया था, इस दफा मैं आपको द शॉर्टेस्ट मेथड से लेके जाऊंगा, जो डिफरेंस वाला मेथड है उसमें। देखिए, अर्जुन और ग्रीटल ईच पे रेंट। In 2018, the ratio of the amount each paid in rent was Arjun ratio Gretel is equals to 5/7। 2018 में जो उन्होंने रेंट पे किया तो 5/7 के अकॉर्डिंगली पे किया। 2019 में जो उन्होंने रेंट पे किया वो 9/13 के अकॉर्डिंगली पे किया। ठीक है, ये तो मैं रेशियो से समझ आ रहा हूँ। ये जो दो इंफॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। He said Arjun paid the same amount of rent in both 2018 and 2019। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने दोनों साल सेम रेंट पे किया। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, ग्रीटल ने क्या किया, 2290 मोर रेंट पे किया इन 2019 देन शी डिड इन 28। उसने 2019 में 2090 290 ज्यादा पे किया एज कंपेयर टू शी डिड इन 2018। इसका मतलब है कि उसका जो डिफरेंस है रेंट्स का, मतलब the rents difference in 2019 and 2018 that is 2। ठीक है भाई, कोई मसला परेशानी किसी को? ओके, अब हमने करना क्या, वर्क आउट द अमाउंट अर्जुन पेड इन रेंट इन 2019। 2019 में अर्जुन ने कितने पैसे पे? ठीक है, अच्छा अब जरा गौर कीजिए,
हमें ये इंफॉर्मेशन है कि अर्जुन ने दोनों सालों में रेंट सेम पे किया, ठीक है, दोनों सालों में रेंट सेम पे किया, तो मैं इसको ट्रिपल रेशियो बना सकता हूँ। किस तरह देखिएगा, ग्रीटल रेंट इन 2018 रेशियो अर्जुन, उसने 2019 में भी वही पे किया जो 2018 में किया, इसलिए मैं अर्जुन को एक ही दफा लिखूंगा क्योंकि मैंने इसे सेम करा। रेशियो ग्रीटल ने जो रेंट पे किया 29, लेकिन डबल रेशियोज को मैंने सिंगल रेशियो में कर दिया, मतलब ट्रिपल रेशियोज में सिंगल रेशियो है, ट्रिपल रेशियोज बन गए, ठीक है। और ये क्यों किया है, क्योंकि उसने कहा अर्जुन ने दोनों सालों में सेम अमाउंट ऑफ रेंट पे किया। अच्छा, अब इस चीज को करने के लिए, ये तो मैंने वर्ड्स मतलब इकट्ठे किए, मुझे राइट हैंड साइड पे देखें 5 और 9, जिसका कल हम लोगों ने ब्लू से डांस और ब्लैक से डांस किया था, मुझे 5 और 9 की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, तब जाके अर्जुन की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्जुन ने तो सेम रेंट पे किया है। तो ये किस तरह मैं मर्ज कर सकता हूँ, व्हेन न्यूमेरिकली मैं इन दोनों की वैल्यू को सेम बना। अब सेम कैसे बना सकते हैं जी, मैं जो ऊपर वाली वैल्यू 2018 में, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों के साथ, क्या चीज 9 को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ। अब ये 9 कैसे पता चला भाई, कोई पूछे 9 सर आपने कैसे लेकर आए, देखिए नीचे 9 था ना, 5 और 9 में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कह रहा हूँ मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ना ये मल्टीपल है कि ना कोई और इनमें है कि ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नो, कोई इनमें सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए मैंने ऊपर वाले नंबर को 5 9 सा कर दिया, नीचे वाले नंबर को 9 5 सा कर दिया। ये एक वाहिद कंडीशन है कि जब दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो इसलिए मजबूरन मैंने ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया, नीचे मैंने 5 से किया। ओके, अब जरा देखिएगा अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर्स क्या आता है। मेरा टारगेट है कि मैंने अर्जुन के अमाउंट को सेम करना। ओके, सो अगर मैं इसको 5 9 से करूंगा, ये बनेगा 45 और 7 9 जा 60, नीचे को करता हूं तो ये बनेगा 45 9 5 जा 45, और ये बनेगा 65, 5 इंटू 30 60। अब आप जरा गौर करें, देखें फिर 45 एंड 45 दे आर इक्वल, ये मेरा टारगेट। ओके जी, अब मैं रेशियोज कैसे लिखूंगा, देखें ग्रीटल की जो 2018 की रेशियो बन रही है वो बन रही है 63 ना, तो 63 रेशियो अर्जुन की कितनी है 45 रेशियो ग्रीटल की 2019 का कितना बन रहा है 65। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारी मैंने मर्ज करके रेशियोज इकट्ठी करके लिखी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक स्पेशल नंबर उठाया, ठीक है। ओके जी, देखिएगा मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, डिफरेंस किसका गिवन है, ग्रीटल ने जो 2019 में पे किया था और जो 2018 में पे किया था उसका डिफरेंस है 290, तो दो यहाँ की रेशियोज का भी डिफरेंस ले लेता हूँ, तो रेशियोज डिफरेंस विल बी 65 minus 63, that will give you a 2। now मेरे पास नंबर क्या है, डिफरेंस कितना बन रहा है 290 290। नाउ 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 290 आ जाए, दैट स्पेशल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस स्पेशल नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 290 आ जाए, तो मैं 290 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा ताकि मेरे पास कोई नंबर आ जाए, दैट इज 145। ओके, नाउ एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी कि अर्जुन की अमाउंट कैसे हम निकालेंगे, 145 मेरे पास स्पेशल नंबर आ गया, अब मैंने अर्जुन की अमाउंट निकालनी है कि अर्जुन ने कितने पैसे पे किए 2019 में, 2018 में 19 में दोनों में सेम ही है जी, एनीवन, किसी को थोड़ा सा आइडिया हो, एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है,
देखिए, we got this question number 145. We will multiply this 145 with the Arjun share. That's it. 45 times 145 will give you 45 times 145, 6525. ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वो पैसे हैं जो अर्जुन ने 2019 में रेंट के लिए दिए, और ऑलरेडी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 2018 में भी उसने इतने ही पैसे, 2018 और 19 में उसने इतना रेंट दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है किसी पार्ट में, या कोई कोई इशू जो ना समझ आया हो, या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स। ओके गुड, एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक सो, मसला नहीं है। फाइन, जो जर्नल रेशियोज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब रेशियोज मैपिंग के साथ हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैपिंग एंड स्केलिंग, इसका भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का हमेशा आता ही आता है, और डिफरेंट एंगल्स पे, बेरिंग्स के साथ भी आ जाता है, मेंसुरेशन के साथ भी आ जाएगा जब आप एरिया वॉल्यूम निकाल रहे होंगे, और जर्नल सेपरेट भी क्वेश्चन आ जाता है मैपिंग के साथ। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ जरा, बात लंबी होने से पहले पहले मैं सारा चार्ट बताता हूँ। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि आपको लाइक जब भी कोई घर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लैंड खरीदते हैं। ठीक है, वी परचेज अ पीस ऑफ लैंड। उस लैंड की हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, लाइक कितने बाय कितने का लैंड है। डेफिनेटली फीट्स में हम लोग कहते हैं, या हम लोग कहते हैं जी 10 मरले का प्लॉट है मेरे पास, कि हम बात करते हैं 10 मरले का एक कनाल का प्लॉट है मेरे पास। अच्छा, अब वो तो प्लॉट आ गया हमारे पास, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली आप पूरा का पूरा घर बनाते हो। ठीक है, अब घर बनाने से पहले अगर आपने कभी कोई कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा जरा अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ अपने बाबा के साथ या जिसने भी बनाया हो, जो ही हम लैंड खरीदते हैं उसके फौरन बाद हमें मिनिस्ट्री होती है एक, उसको पता नहीं क्या कहते हैं उस मिनिस्ट्री का नाम, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिस है जहां से आपको मैप्स अप्रूव करवाने होते हैं। लाइक आप बनाएंगे क्या, आप कैसे बनाएंगे, किस रीजन में आप बना रहे हैं, तो उसमें लिमिटेशंस क्या हैं। बैरियर टाउन डीएचए में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उनकी प्रॉपर वो बना हुआ ऑफिस, वहां से जाके आपको सर्टेन मैप, अपनी मर्जी के कुछ मैप्स होते हैं, कुछ मैप्स वो आप लोगों को देते हैं जो मतलब अप्रूव्ड होते हैं कि आगे पीछे से इतनी जगह छोड़नी है, बेडरूम जिस तरह बनाने हैं, बला 10,000 बातें वो कर देते हैं। सो अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हम लोग फिर मैप्स बनाते हैं, ये मैप फिर गवर्नमेंट अप्रूव करता है, और वो मैप हम सीधा सीधा आके पकड़ा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, जिसको हम ठेकेदार भी कहते हैं। ठीक है, या तो हम खुद उसको अपनी सुपरविजन में बनवाते हैं घर को, या हम ठेकेदार के हाथ में देते हैं, हम कहते हैं जी महीने 2 महीने बाद हम आ जाएंगे आपसे ये सारी कंस्ट्रक्शन पे। अच्छा, अब ये मैप होता है इस तरह, देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, छोटा सा पीस होगा पेपर का, उसमें पूरे के पूरे घर का नक्शा बना, और व्हाट दैट कॉन्ट्रैक्टर विल डू, वो सिर्फ उस नक्शे को देखेगा और पूरा एक फिजिकली घर खड़ा कर देगा, बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग। अब उस मैप में स्केलिंग्स होती हैं, वो स्केल्स होते हैं रेशियोज। ये हमारा कंसर्न है कि वो स्केलिंग समझना, वो रेशियो समझना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मैप बना हुआ, मैप में हर जगह लाइन लगी हुई है। देखें ये बेडरूम है, सॉरी पूरे बेडरूम का लेआउट है, ये उसने बनाया हुआ है कि ये मेरा ड्रॉअर होगा यहाँ पे, या डिफरेंट काइंड ऑफ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीवी का मैंने वो, उसको क्या कहते हैं, टीवी का टेबल होगा या कुछ भी होगा, और ये मेरा बेड होगा। ठीक है, ये एक रूम का मैप बना हुआ है। अब लाइन यहाँ कितने की बनी हुई है, 3 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, और पूरा मेरा बेडरूम का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का बना हुआ है। अब ये स्केल हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि जब कॉन्ट्रैक्टर इसको बनाएगा तो हर लेंथ को वो 35 टाइम्स बड़ा कर देगा। समझ आई, 1:35 है, मतलब ये वाली जो स्केल में रेशियोज होती है, 1:35,
35 अभी यहाँ लिखा हुआ। ये जो लेंथ है ये होती है मैप की लेंथ, और ये जो लेंथ है इसे हम कहते हैं रियल लेंथ। मतलब अगर मैप में 1 सेंटीमीटर लगा हुआ है तो रियल लेंथ में कितने सेंटीमीटर की दीवार लगानी पड़ेगी? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिए मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है तो रियल में 35 सेंटीमीटर की आपको वो लेंथ बनानी पड़ेगी। और जो भी है, बेड की लेंथ है तो वो अकॉर्डिंगली आपको उसका ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर वो रूम की लेंथ है तो उतनी दीवार बनेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैप में 10 सेंटीमीटर की लेंथ बनी हुई है तो रियल में वो कितनी होगी? तो मेरे पास स्केल में आऊंगा मैं, मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर 35 बना रही है, तो मैंने क्या करना है 10 सेंटीमीटर देखना है कि कितनी लेंथ बनाएगी। दोनों साइड पे 10 मल्टीप्लाई कर दिए, नाउ आई गेट 10 सेंटीमीटर। रियल लेंथ में कितनी होगी? 350 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जब वो ठेकेदार इस कमरे की ये वाली दीवार बनाएगा तो वो 350 सेंटीमीटर की दीवार बनाएगा। ठीक है, हालांकि मैप में वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर। तो हमें स्केल गाइड कर रहा है हर चीज में कि कितनी लेंथ की क्या चीज बनेगी। ठीक है जी, तो आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ आई हो। और ये सिविल इंजीनियरिंग की बुनियाद है। आपकी मशीन ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दुनिया जहां की जहां कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर जहां पे भी बात होती है, हमेशा चीज पहले मैप्स पे बनती है, उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आती है। ये नहीं होता कि मैं हाँ जी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने की दीवार बना दो, फिर इतने की बना देना, फिर इतने की बना देना। नो, ऐसा कुछ भी नहीं। जो बड़ी से बड़ी बुर्ज खलीफा एंड वी आर हैविंग ऑल ऑफ द अदर, वो जो दूसरे टावर्स हैं, सब की पहले ड्राइंग्स बनी है। ड्राइंग्स बन के उसके बाद फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और एक और बात, बायोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, उनकी ड्राइंग फिर हम पेपर पे बड़ा बनाते हैं। ठीक है, बड़ी बनेगी वो ड्राइंग, और फिर स्केल क्या हो जाता है? फिर स्केल उल्टा हो जाता है, लाइक वो जगह 35:1। मतलब अब मैप में जो 35 सेंटीमीटर की लाइन है वो रियल में कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इवन बहुत कोई छोटी चीज हो उसको अपने बड़ा डिजाइन करना हो तो तब भी आप स्केलिंग यूज कर सकते हैं, और बहुत बड़ी चीज हो उसको अपने छोटा बनाना हो तो तब भी आप स्केल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं कि भाई करना क्या। अच्छा, स्केलिंग को जो बड़ी चीज को छोटा बनाते हैं वो 1:n के फॉर्मेट पे लिखा हुआ होता है, जो मतलब रियल वर्ड है। और आपके पास यही वाले क्वेश्चन आएंगे 1:n वाले। ठीक है, n:1 वहां पे होगा जब कोई बहुत ही छोटी चीज हो उसको बड़ा हम बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो कहेगा एक्सप्रेस 5:this इन द फॉर्म ऑफ 1:n। नो प्रॉब्लम। तो मैंने 5:1000 इसको मैंने इस फॉर्मेट में लेके आना है, मींस आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इस सिनेरियो में, इस रेशो में देखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे रेशो क्या है? 1। तो मैं इसको क्या करूं जो मेरे पास गिवन रेशियो है कि मेरे पास इस साइड पे 1 आ जाए? Definitely I need to divide it with 5. So whatever operation I'm doing to the left hand side, I need to do to the right hand side as well. So 5/5 is 1 and 1000/5 is 200. So ये मेरे पास आंसर आ जाए। So 1:n में हमारे पास स्केलिंग क्या होगी? 1:2। ये आपके पास आंसर। और अब वो अगर क्या है n की वैल्यू क्या है तो आप 200 बता दो। The value of n is 200. That's it. ठीक है, second question is 4 millimeter is this centimeter as a scale ratio. You need to express that thing. Again, same करना है आपने क्या? Units को, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स बनाने के लिए we need to multiply it with 10. So that would be 4 millimeters, 500 millimeters. ठीक है, मिलीमीटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। Okay, as a scale ratio means you need to transform it in the ratio of 1:n. Okay, 1:n इस रेशियो स्केल भी कहते हैं। ओके जी, मेरे पास 4:50 है, तो क्या क्या करूंगा? दोनों साइड पे 4 को डिवाइड कर। सो आई विल बी लाइक 1:4 1s are 4 और मेरे पास 500 है, 50 नहीं है।
4 ones are 4 and 500 divided by 4 क्या do you think क्या बनेगा for it? That is 125. So this would be my answer. Ratio scale भी है. ठीक है जी. Now the next is write this in the form of n ratio 1. So no problem in that. n ratio 1 में हमें कौन सा 1 बनाना है? Right hand side वाला. So 22 divided by 4, 4 divided by 4. So 22 divided by 4, decimals में आएगा आपके पास 4 होगी 5.5. 5.5 ratio. Yeah. ठीक है जी. Any problem with anyone? कोई मसला परेशानी? Okay, good. अच्छा, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल जरा एग्जांपल्स पे. स्केल ड्राइंग डायग्राम ऑफ शॉपिंग सेंटर इज ड्रॉन एट अ स्केल ऑफ 1:400. ओके, पूरा शॉपिंग सेंटर बना 1:400 के स्केल पे. फाइंड द रियल डिस्टेंस इन मीटर्स. मीटर्स में निकालना है. ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स मेजर ऑन डायग्राम. ओके, मतलब 1:400 का क्या मतलब है कि मैप पे 1 की लाइन लगेगी और रियल कितनी होगी? 400. अब माइंड दिस थिंग, व्हाटएवर यूनिट्स यू आर चूजिंग, इट्स अप टू यू. फॉर एग्जांपल मैं सेंटीमीटर चूज कर रहा हूँ तो दोनों साइड पे सेंटीमीटर लगाऊंगा. मैं मिलीमीटर चूज कर रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो दोनों साइड पे मिलीमीटर लगाऊंगा. आई एम बाउंड टू डू इट. ठीक है, उससे सिर्फ हमें स्केल देती है. ओके, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि करना किस तरीके से होगा. अच्छा, उसने कहा है कि मैप पे लाइन लगी हुई है 1 सेंटीमीटर की, तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी? वेरी सिंपल, कोई मसला ही नहीं. हम ले लेते हैं मैप रेशियो रियल. तो मैप पे 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो रियल में 400 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे. दैट्स इट. 400 विल बी द आंसर. अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन है मैप में तो 400 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी रियल. ठीक है. बी पार्ट में हमारे पास मैप में लाइन है 15 मिलीमीटर की, तो अब रियल में कितनी लगेगी? ओके, मैप रेशियो रियल दैट इज 1 मिलीमीटर्स. मैंने उससे यूनिट उठा ली, वो बनेगी 400 मिलीमीटर्स. ओके, नाउ मुझे यहाँ 1 मिलीमीटर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 15 मिलीमीटर्स. सो आई विल मल्टीप्लाई 15 ऑन बोथ साइड्स. सो आई गेट 15 मिलीमीटर्स और ये आ जाएगा 15 इंटू 4, 60 होता है और 2 zeros. ठीक है जी, 15 times 4 is 60. ठीक है जी. So if I am having the length of 15 millimeter on map, real length कितनी होगी? 6000 millimeters. That will be the answer. ठीक है जी. Any problem with anyone? कोई मसला परेशानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अच्छा जी, हम लोग रेशियोज का मैपिंग एंड स्केलिंग कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे. A map is drawn to a scale of 2 centimeter to 5 kilometers. Express the scale of the map in the form of 1:1. कल हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस किए थे 1:n बनाने वाले. अब एक मैप है वो ड्रॉ हुआ है टू स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर्स. मतलब अगर 2 सेंटीमीटर्स की लाइन है ऑन द मैप तो इन रियल वर्ल्ड उसकी क्या लेंथ होगी? 5 किलोमीटर्स. ठीक है, ये मैप की लेंथ होती थी और ये रियल वर्ल्ड की लेंथ. सो अब हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना है जो प्रॉपर स्केलिंग है उसका 1:n. ठीक है. सो फॉर दैट the very first step is I need to change the units. I mean like make this unit same. तो किलोमीटर्स बड़ा है तो इसको सेंटीमीटर्स में ले जाते हैं. सो 2 सेंटीमीटर. 5 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है. 5 kilometer change into meters that you need to multiply with 1000. And then meters to 1000 meters to क्या उसे कहते हैं centimeters, that you need to change it, you need to multiply it with 100. ठीक है जी. And अब ये यूनिट होगी सेंटीमीटर्स.
तो सेम यूनिट होगी है, अब हम इजीली से कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स को मैं सेंटीमीटर्स कट कर, now we're having 2 ratio 5 1 2 3 4 5, and then definitely we need a 1 here to the left hand side, so 2 divided by 1 and 500,000, no, not 1 divided by 2, that will make 1, and either we divided by 2, so 2 over 2 is 1, and ये बनेगा 250,000. So the scale will be 1:250. This will be ठीक है. So in the past papers, you're having question in this format. A map is drawn to a scale of this one. They will give you a proper scale. तो आपने फिर उसके बाद 1:n में लेके जाना है. Mind this thing, you need, जब भी आप स्केलिंग पे आएंगे और आप उसे 1:n में चेंज करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? Now the scale drawings show the position of two towns P and Q. पता नहीं ये कलम ने किया था नहीं किया था. Anyways, देखते हैं इसे. The scale drawing shows the position of the towns P and Q. P and Q, these are the 2 points. The scale is 1 centimeter, represents 4 kilometers. जो अब ये देखिए, ये स्केल ड्राइंग है. आपने अक्सर अपने पेपर्स में देखा होगा कि उन डायग्राम्स के साथ लिखा होता है नॉट टू स्केल, लिखा हुआ होता है ना, नॉट टू स्केल. इसका मतलब है कि जो डायग्राम बनी हुई होगी वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बनी हुई है, वो जनरल उन्होंने बना दी. ये डायग्राम है स्केल ड्राइंग. अब ये स्केल ड्राइंग का क्या मतलब है कि ये जो पी और क्यू बना हुआ है ये प्रॉपर स्केल्ड बना हुआ है. लाइक जो भी डिस्टेंस इसके बीच में होगा ये एक प्रॉपर मेजर्ड फॉर्म में डिस्टेंस दिया गया है आपको पेपर्स में. ठीक है. सो अब उसने स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर represents 4 kilometers. Okay. Now he's saying that find the actual distance between town P and town Q. Okay, we need to find the actual distance. हमारे पास क्या है जी यहाँ पे? P और Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, P और Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैं निकालूंगा किस तरह, लाइक मेजर करूंगा. किस तरह मेजर करना है? आपने अपने एग्जाम में ज्योमेट्री बॉक्स से निकालना है रूलर को आपने रखना है, एक हाईलाइट, रूलर को इस पोजीशन में रखना है. ठीक है, मतलब ये रूलर आपका, रूलर तो खैर काफी बड़ा होगा, ये तो भी मैंने छोटा बना दिया. लाइक रूलर इज काइंड ऑफ लाइक दिस. ठीक है. नाउ यू नीड टू मार्क कि यहाँ पे 0 है अगर तो पी में, तो क्यू पे कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सेंटीमीटर्स में मेजर कीजिएगा क्योंकि स्केल आपका सेंटीमीटर्स. सो फॉर एग्जांपल वो बन जाता है जी 9.5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस जो भी आपके पास आएगा ये डिस्टेंस आया है मैप के ऊपर. अब मुझे एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए, तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 4 किलोमीटर्स. So okay, and I know that the distance between town P and town Q is 9.5 सेंटीमीटर. ये मैंने अपनी तरफ से assumption किया. जब आपके पास पास पेपर्स आएंगे तो आपने वहां प्रॉपर मेजर करना. Okay, so now you need to multiply 9.5 on both sides. क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चलाना है कि 9.5 सेंटीमीटर अगर मैप के ऊपर होगा तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है जी. So 4 into 9.5, 4 into 9.5, that will give you a 38 kilometers. So 38 kilometers will be the actual distance between town P and town Q. ये मैंने खुद लेंथ अज्यूम की है. ये जब आप स्केल से मेजर करेंगे तो प्रॉपर आपके पास लेंथ आएंगे एंड यू नीड टू मेजर इट इन द सेंटीमीटर. ठीक है, ये ना मिलीमीटर्स की स्केल्स यूज कर, जो आपको स्केल दिया हुआ होगा उसी यूनिट में आपने मेजर करना. जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? Okay. Now the diagram show a scale drawing of Joe rectangular garden.
अब देयर इज अ पर्सन, उसका एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेकिन ये मैप के ऊपर शो हो रहा है. The scale is 1 centimeter represents 8 meters. Okay, so 1 centimeter representing 8 meters. Fine. Now he's saying that ये लिखा हुआ scale. Find the actual area of this garden. We need to find out the actual area of this garden. Okay. So मुझे पता है कि area की unit क्या होती है. The unit of area is length times breadth. यही है ना? लेंथ टाइम ब्रेड्थ. तो मैं इसको लेंथ अज्यूम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्केल रखूंगा अपना. अगेन इट्स अ स्केल ड्राइंग, तो ये मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूंगा लेंथ कितनी है. तो फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं लेंथ मेजर करूँ, जो ब्रेड्थ इसकी होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर. आई एम जस्ट एज्यूमिंग. ओके, जब भी आपके पास आएगा यू नीड टू मेजर द लेंथ. आई होप कि आप इजीली मेजर कर सकें. सिर्फ स्केल का जीरो इधर रखना है और आपने मेजर करने की यहाँ तक लेंथ कितनी है. ठीक है जी. So I got like 10 centimeter as a length and how much as a breadth? That is 8 centimeter. Okay. I need to find out the actual area. Actual area. So for actual area, I need actual length and actual breadth. यही बात है ना? So अब मैं actual length find करूँगा. Actual length. So actual length के लिए मैं अपना ratio देख लूँ जो main हमारे पास है. 1 centimeter is representing 8 meters. ठीक है, 1 centimeter is representing 8 meters. तो मेरे पास कितने यहाँ पे 10 centimeter है मैप पे. तो what I will do, I will multiply 10 on both sides ताकि मुझे पता चले कि अगर 10 centimeter है, 10 centimeter मैप के ऊपर, तो वो बनेगा 80 meters actual. ठीक है, I multiply 10 on both sides so that 10 centimeter on the map will give me an actual length of 80 meters. So okay, actual length मेरे पास आ गई कितनी? 80 meters. अब actual width निकालते हैं. breadth जो है, breadth मैंने क्या कहा था जी? 8 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया मैप के ऊपर. So okay, मेरे पास था scale 1 cm to 8 meters. So what I will do, I will multiply 8 on both sides because मैं 8 सेंटीमीटर मैप की लेंथ 64 meters बनेगी actual length. Okay. Now the breadth, if the breadth is 8 centimeter on the map, so in actual the breadth would be 64 meters. So actual breadth कितनी होगी? Actual breadth is basically 64 meters. Got it? Now actual area कितना होगा? Actual length times actual breadth. So actual length is how much? 80 and actual breadth is 64. Okay, so 80 times 64, that is 5120 meter square. Okay, so this is how we need to find out the actual things. If you're having a mapping scale in front of you and they ask you to find out the area or the length, पीछे हमने length वाला किया था, ये area वाला किया, तो we can easily find out the actual thing, that is 5120 meters square. Any problem with anyone? Okay. अच्छा, अब एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोगों ने स्केल कर देखें. द स्केल ड्राइंग शो द पोजीशन ऑफ कैंड्रास हाउस के एंड लैटिकास हाउस एल ऑन द मैप. अच्छा, कैंड्रास और लैटिका का ये हाउस है, ठीक है. द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन के एंड एल इज 9600 मीटर्स. अब थोड़ी चीज चेंज होगी. यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9600 मीटर्स. ठीक है. complete the scale of the map. अब हम लोगों ने बताना है कि basically scale कितना है. That 1 centimeter is representing how much meters. Correct? हमने scale develop करना है according to the given conditions. So मुझे पता है scale development के लिए मुझे दो चीजें चाहिए. एक तो मुझे चाहिए map length और एक मुझे चाहिए actual length. ठीक है. अब actual length तो given है, that is 9600 meters. Okay. मैप लेंथ में कैसे फाइंड आउट करूंगा?
मुझे पता है के से एल तक इज द स्केल डायग्राम, प्रॉपरली स्केल डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने। मैं स्केल रखूंगा यहाँ पे के और एल के दरमियान, और मैं लेंथ फाइंड आउट करूँ, ठीक है, दैट विल बी माय रूलर, और मैं के और एल के दरमियान की प्रॉपर लेंथ फाइंड आउट करूंगा इन सेंटीमीटर्स। So for example, in centimeters, the length is coming like maybe 12 centimeter. I'm just assuming the thing, okay? फिर आप बता रहे हो कि जब आप करेंगे तो क्या करेंगे. So 12 centimeter is actually representing 9600 meters. क्योंकि actual length तो यही थी. Between the distance between two houses 9600 meters, that is the actual one. और मैंने मैप की लेंथ कैसे निकाली? मुझे पता था कि ये स्केल ड्राइंग है, तो ये प्रॉपरली मेजर्ड डायग्राम है, तो मैंने के से एल तक का डिस्टेंस निकाला, दैट इज 12 सेंटीमीटर। वो आप रूलर से रख के निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके, नाउ अब मैंने इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हाउ मच मीटर्स? सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड 12 ऑन बोथ साइड्स, ताकि मेरे पास 1 सेंटीमीटर आ जाए मैप वाले में। अब ये जो 9600 डिवाइडेड बाय 12, 9600 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 800, ठीक है। So my answer would be 1 centimeter represents 800 meters. This is the answer. ठीक है जी। सो दो मेथड्स, आपको वो कोई भी चीज पूछ सकता है, आपको मैप लेंथ देकर he can ask you the actual length, वो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, वो आपको एक्चुअल लेंथ देकर मैप लेंथ फाइंड आउट करने का है, ठीक है। सो वी हैविंग टू थिंग्स हियर, दोनों हम लोगों ने जज किए कि क्या करें, स्केल भी हम बना सकते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? अच्छा, a field ABC is in the shape of a triangle। अच्छा, ये दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन है, लेकिन जिनमें स्केलिंग या रेशियोज इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं वो साथ साथ आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने ड्रॉ श्रॉ कुछ नहीं करना, ये अलग मैं पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ हमने देखना है कि हमें स्केलिंग के थ्रू लेंथ्स कैसे मिलती है। Now, a field ABC is in the shape of a triangle। So मैं एक जनरल सा ट्राइंगल यहाँ बना देता हूँ, ABC। ये एक पूरा फील्ड है, ठीक है, ABC। अब जो एक्चुअल मीटर्स इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट, ओके। सो 500 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ AC, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? 500। BC कितना है जी हमारे पास? 650। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट? AB, ओके, वी नीड टू फाइंड आउट AB। मतलब AB फाइंड आउट करना है, तो तभी जाके ये पूरा ट्राइंगल बनेगा। हमारा भी कंसर्न ए बी को फाइंड करना नहीं है, हमारा कंसर्न है, यहां से देखें स्टेटमेंट क्या है। उसने कहा यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास ओनली कैलकुलेट द स्केल ड्राइंग ऑफ द फील्ड ABC। यू नीड टू कैलकुलेट द स्केल ड्राइंग, प्रॉपर जो नीचे जगह दी हुई होगी उन्होंने स्केल ड्राइंग आपने बनानी है, मतलब आपका ट्राइंगल पूरा बना हो। लीव इन योर कंस्ट्रक्शन आर्क्स, ये इसके साथ लिंक्ड है। यूज, अब जो हमारा मेन एम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये स्टेटमेंट है। Use a scale of 1 centimeter to represent 100 meter। Okay। जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो सबसे पहले AC की लेंथ में जब 500 मीटर्स देखूंगा, तो मेरे जहन में डायरेक्ट आ जाना चाहिए दैट मीटर इज अ वेरी बिग यूनिट। वो मतलब पेज पे तो बनाई जा ही नहीं सकती, पेज पे बनाई जाएगी सेंटीमीटर्स में। अब एक 500 मीटर है, एक 650 मीटर्स है, इसका मतलब है कि इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी छोटी यूनिट। लेकिन इस छोटी यूनिट की कन्वर्जन्स के लिए मेरे पास स्केल होना चाहिए कि क्या चीज कितना रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसने, जब मैं क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा, तो मैं जब लास्ट स्टेटमेंट में आऊंगा तो आई विल गेट माय आंसर। उसने कहा यूज 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 100 मीटर, मीन 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने 100 मीटर्स रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा जरा ट्रिकी पार्ट आ। अब मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर है, मेरी AC की लेंथ कितनी है? 500 मीटर्स। तो इसका मतलब है माय टारगेट इज कि मैं जो एक्चुअल लेंथ वाली साइड है, इस 100 को 500 में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे 500 की लेंथ चाहिए, 100 की नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 100 के साथ कि वो 500 बन जाएगा?
सॉरी बीच में नेट का प्रॉब्लम आता है। आई वाज सेइंग कि मैं क्या करूंगा 100 के साथ कि वो 500 बन जाएगा। डेफिनेटली आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5। तो इफ आई एम डूइंग 5 here multiplying 5, I need to multiply 5 there as well. Now after multiplying 5, what I am getting? I'm getting a 5 centimeter here and a 500 meters here. So इसका मतलब है if I am having an actual length of 500 meters, that is basically representing 5 centimeter line on the map. ठीक है? So I got the length of AC as 5 centimeters. That's it. That was my target. Now the next length is coming as BC. वो 650 है। इसकी भी लेंथ मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए होगी, तभी मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। Okay, I will write it again. 1 centimeter is representing 100 meters. Now what I need to think? By which number I multiply 100 so that my answer is 650? मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 100 को कि मेरा आंसर 650 बने? तो क्या होगा आंसर? सॉरी यार, फिर बीच में फ्लक्चुएशन। जी, सो आई वाज टेलिंग यू कि 650 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 100 से, to get that special number. You'll get as 6.5. So I will multiply 6.5 to my right hand side and I'll multiply 6.5 to the left hand side as well. So I'll get 6.5 centimeters ratio 650 meters. Got it? Now BC length would be how much? 6.5 centimeters. सो दोनों लेंथ्स मेरे पास सेंटीमीटर्स में आ गई हैं। उसके बाद मैंने डेफिनेटली कंस्ट्रक्शंस के रूल्स अप्लाई करने हैं, सारा कुछ करना है, पर वो अभी मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज हाउ टू गेट अ स्केल लेंथ फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ। ठीक है, हाउ टू गेट अ मैप लेंथ फ्रॉम अ एक्चुअल लेंथ। तो ये सारा प्रोसीजर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके कूल। Acha, there is another question. A circular garden has diameter of 11.4 meters. Draw the garden accurately using a scale of 1 centimeter represent 1.5 meters. Okay, there is a circular garden. ये core का question है। एक garden है जो circle में है, उसका diameter है 11.4 meters. हम लोगों ने again meters. I cannot draw the thing on the paper. Meter is a very big unit. So draw the garden accurately using a scale of 1 centimeter representing 1.5 meters. Okay, fine. So it means that मुझे diameter चाहिए centimeters के अंदर, तभी मैं draw कर सकता हूँ। So उसकी conversion के लिए मुझे मेरा scale help करेगा। ठीक है जी, इसको जरा फिर से यहाँ line लगा देते हैं। So I'm having 1 centimeter representing 1.5 meters. Okay. Now, by which number I will multiply 1.5 to get 11.4? क्योंकि मैंने एक्चुअल साइड पे 11.4 लाना है ताकि मुझे पता चले कि मेरे मैप पे कितनी लेंथ बनेगी। ठीक है, तो अब ये तो डेसिमल में है, मुझे तो नहीं इतना सम पता चलेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि 11.5 को आप डिवाइड कर दें 1.5 से, तो आपको पास को स्पेशल नंबर आ जाएगा। सो 11.5 divided by 1.5 and you will get 7.6666 and so on. Okay, so now you need to multiply with 7.67. मैं round off करके देता हूँ, और 1 के साथ ही 7.67। ठीक है जी, अब यहाँ क्या होगा? You'll get an answer as 7.6 ही ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इजीली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बना सकते हैं। 7.6 ले लें, 7.7 ले लें, no problem in that. Okay, and here we will get 11.4 meters. So इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल रियल लाइफ में 11.4 मीटर्स का डायमीटर बन रहा है तो स्केल में कितने सेंटीमीटर का बनेगा? 7.6।
तो बड़ा ही आसान काम है। 7.6 का डायमीटर अब आपने लगाना है और सर्कल बना दें। मतलब ये जो पूरा सर्कल बनेगा इसका डायमीटर बनेगा 7.6। यहाँ कंपास रखें, 7.6 के हाफ खोलें तो ये बनेगा 3.7 आई थिंक सो। 3.7 3.7 सेंटीमीटर का कंपास खोलें। ठीक है, दिस इज योर कंपास, द टोटल लेंथ इज 3.7। यहाँ रखें और 3.7 का पूरा सर्कल, दैट्स इट। जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? सर जी सर हम वो जो ऊपर वाला आपने क्वेश्चन कराया उसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे? नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये टॉपिक दूसरा है। ये जब ये वाला टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। अभी सिर्फ हम लोग स्केलिंग्स पढ़ रहे हैं, स्केल को किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल तो ऑब्वियसली ड्रॉ करना है, 100% ड्रॉ करना है, लेकिन वो अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। ये क्वेश्चन डालने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इजीली अपना स्केल बना सकें, अपनी जो मैप की लेंथ है वो ला सकें। ठीक है, एनी अदर प्रॉब्लम विद एनीवन? ओके, on a map the distance between two towns is 9.6 centimeters. The scale of the map is this one. Work out the actual distance between the two towns in kilometers. अच्छा जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें स्केल दिया हुआ है 1:50,000 और जो मैप पे लेंथ है, जो दो टाउन्स के दरमियान की लेंथ है वो है 9.6। एक्चुअल लेंथ बनानी है लेकिन बतानी है किलोमीटर्स में। नो प्रॉब्लम। जो स्केल है उस स्केल को, जो यूनिट अब मैं चूज करूंगा, लाइक इफ द स्केल इज हैविंग नो यूनिट, जो यूनिट मैं चूज करूंगा वही लेफ्ट एंड राइट लिखनी पड़ेगी। सो आई एम चूजिंग अ सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मेरी स्केल डायग्राम, जो स्केल मैप की लेंथ है वो 9.6 सेंटीमीटर्स में। ये मिलीमीटर्स में होती तो मैं मिलीमीटर्स चूज करता, ये जिसमें भी होती मैं वो चूज करता। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर is 50,000 centimeter. Now, how much is the mapping distance? That is a 9.6. So 9.6 we will multiply on both sides. 50,000. Correct? So we got a 9.6 centimeters to करेंगे 6 times of 50,000. That will give us 480. ठीक है जी? Okay. Now 9.6 centimeters giving me this one means कि 9.6 अगर मैप की लेंथ है तो एक्चुअल लेंथ कितनी है? This much. लेकिन ये तो सेंटीमीटर्स में, मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर्स में। नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम कन्वर्टिंग 480,000 centimeters to kilometers. ओके, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स. So I'm going backwards now. Centimeters to meters. I need to divide it with 100. So 100 से डिवाइड कर लिया पहले, ये मीटर में चेंज हो गया. अब मीटर से किलोमीटर्स, I need to divide it with 1,000. So again I need to divide it with 1,000. ठीक है, पहले 100 से डिवाइड किया पूरी लेंथ को, फिर 1,000 से डिवाइड किया पूरी लेंथ. तो नीचे दोनों इकट्ठे थे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए. ठीक है जी, ये आप लोगों ने मैप बहुत लाजमी है याद रखना, बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि आगे एरिया की यूनिट्स और जो वॉल्यूम की यूनिट्स हैं वो दोनों इसी के थ्रू हैं. ओके जी, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, अब इसको जरा कैंसिल आउट करें. जीरो इसके साथ कटेगा, जीरो इसके साथ कटेगा, ये वाला जीरो भी इसके साथ कटेगा, ये वाला जीरो भी इसके साथ कटेगा, और ये जीरो एक पॉइंट पीछे जाएगा. 4.8 kilometers. So the actual distance is basically 4.8 kilometers. This is the answer. अगर वो मुझे कहता है कि एक्चुअल डिस्टेंस सेंटीमीटर में ही दे दें, मैं ये वाला आंसर लिख देता हूँ, लेकिन उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है फॉर वन अनदर मार्क. That is, you need to convert that thing into kilometers. So conversions बहुत जरूरी है, ये आनी चाहिए.
ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? Okay. Now, a map has a scale of 5 centimeter to 2 kilometers. The actual distance between two masts is 14 kilometers. Calculate the distance in centimeter on the map. Okay. Now, who will gonna answer? Arfa, you're on the top of the list. Okay. Arfa will answer. Arfa, इसको देखिए किस तरह करेंगे आप? जल्दी से मुझे बताएं. पहले तो जो माप वाला है उसको मतलब 7 से करेंगे ताकि 14 बन जाए 2 और Very दोनों good. तरफ Very good. Very good. Excellent. मतलब we need to multiply 7 on both sides. क्योंकि मैंने actual वाले यस very good यार, excellent. So it is 14 kilometers and 5 centimeter, 35 centimeter. So that's it. This is your answer. Very good, Arfa. Excellent. 35 centimeter. ठीक है जी. कुछ या एरिया कन्वर्जन यूनिट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मतलब मैप्स के साथ. अब हमने पहले तो हमें मतलब सिंगल लेंथ्स की यूनिट्स कन्वर्ट करे थे. जब एरिया की यूनिट्स आती हैं मीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर, तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा गौर कीजिएगा. आपके पास आया, उसने कहा जी 4 मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बनाए. ठीक है, जो मैं स्क्वायर देखूंगा तो डेफिनेटली मेरा किस पे ध्यान जाएगा कि ये एरिया की यूनिट. अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, आपको पता है कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर होता है, ये याद रखिएगा. ठीक है, ये जो स्केल होते हैं ना आपके, जो मतलब ये जो मैंने पूरा मैप सा बना के आपको दिया था कि किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड देन मिलीमीटर्स. सो मीटर से हमने मिलीमीटर्स में जाना है, तो पहली बात है कि 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फिर 10 मल्टीप्लाई होगा. So it means that if I want to convert meters into millimeters, so पहले मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड 10 से करना पड़ेगा ताकि ये मिलीमीटर्स में आ जाए. अच्छा, अब मैं इसको जरा सीधा करके लिखता हूँ. 1000 मिलीमीटर्स. गॉट इट? अच्छा, अब हमने क्या करना है? मुझे पता है मीटर स्क्वायर की बात हो रही है और मिलीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो आई विल स्क्वायर द थिंग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड को क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग कर लेंगे. So we will be having 1 meter square. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मीटर का स्क्वायर होता है मीटर स्क्वायर. 1000 का स्क्वायर कितना होगा? ये आप कैलकुलेटर में लिखें, ये हो जाएगा 6 zeros के साथ, मिलीमीटर स्क्वायर. अब याद रखिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है? इतने की. अब ये डेफिनेटली पीछे तो मैप हमें याद है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का. मैं मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर और ये जो स्क्वायरिंग है और फिर क्यूबिंग है, ये याद नहीं रख सकता इतना ज्यादा. तो बेसिकली मैं कहाँ से चीजें उठा रहा हूँ? अपने मेन मैप से. उसके बाद मैं अपना पूरा सारा यहाँ पे खाता चला रहा हूँ. सो आई गॉट 1 मीटर स्क्वायर एज दिस 1000 thousands like you can say a million. ठीक है, millimeter square. Okay, now I need to convert 4 meters square to this one. So what I will do, I will multiply 4 on both sides. मेरे पास आंसर आ जाएगा. So 4 meters square will give me 4 million millimeter square as an answer. So this will be my answer. So 4 meters square इतने millimeter square. ठीक है जी. This is how we need to convert. Any problem with anyone? Okay, अब दूसरा पार्ट करते हैं. चेंज कर लेते हैं ताकि जरा सा क्लैरिटी हो. Okay, now centimeter square to meters millimeter square. So I will go with centimeters to millimeters. So 1 centimeter is how much millimeters? 10 millimeters. So 1 centimeter square, I'm squaring both sides. 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. Now how much I need? 13. So I'll multiply 13 on both sides. So 13 centimeter square will give you a 1300 millimeter square. This will be your answer.
1300। ठीक है जी, ये अब आगे हमारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो जरा आप ध्यान रखिएगा। ओके, now going to the past paper question. On a map, a lake has an area of 32 centimeter square. याद रखिएगा एरिया गिवन है। मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगूँ, जरा गौर से सुनिएगा। The scale of the map is 1:24,000. जो मैप की स्केलिंग है वो कितनी है? 1:24,000। याद रखिएगा जो स्केल होता है वो लेंथ को, विड्थ को या हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लाइक वो वन डायमेंशन यूनिट है। मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स वो एरिया की यूनिट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में आए कि मैं इसको लिख देती हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ लिख देती हूँ 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई दोनों जगह तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर रही हूँ, तो क्या मसला है? नो, रॉन्ग। स्केल जो है वो सिर्फ सिंगल यूनिट, लाइक वन डायमेंशन यूनिट पे हो सकता है। मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स एंड सो ऑन। कोई एरिया की यूनिट और कोई वॉल्यूम की यूनिट हम नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा। Now you people are having area on the map. So okay, what I will do, मैं लेता हूँ 1 सेंटीमीटर रेशियो 24,000 सेंटीमीटर। करेक्ट, स्केल था मैंने। अब मुझे पता है कि एरिया पे जा रहा है, तो मैं वही करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि मैं स्क्वायर्स में आऊँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर will give you 24,000 का बहुत बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। 24 का स्क्वायर ले लेते हैं, बाकी 6 जीरो लगा देते हैं। 576 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये बन जाएगा आपके पास। Now how much area you're having on the map? 32 centimeters square. Okay, so what we will do, we will multiply 32 on both sides. So 32 centimeters square will give you 32 into 576. You're getting 18432, and then 1 2 3 4 5 6 zeros. Correct? We're getting a very big numbers, but don't worry. ठीक है जी, यहाँ तक हमारा स्क्वायर्स में आ गया निजाम, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मुझे क्या चाहिए? आई नीड एन एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया आ गया मेरे पास, दैट इज 18432 and this much centimeter square, but he said that give your answer in kilometer square. So we need to convert these centimeters into kilometers. Got it? These centimeter squares into kilometer squares. तो क्या करेंगे, जरा याद रखिएगा कि एक 1 किलोमीटर कितना है होता है सेंटीमीटर्स में? 1000 पहले मीटर में आया और फिर 100 फिर आया सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस 100,000 centimeter. Okay, I need to change it into squares. So what I will do, I will go with the square on both sides. So it's like 1 kilometers square is equals to 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इतने ये सारी चीजें मिलकर 1 किलोमीटर स्क्वायर बनती हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें मिलके 1 किलोमीटर स्क्वायर बनती हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर देखिएगा दोनों साइड पे ये नंबर डिवाइड कर दूं, 1 10 raised to the power 10, ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन में मैंने लिखा है, सिर्फ ये नंबर डिवाइड कर, मतलब ये जो पूरा बड़ा जीरोस के साथ नंबर है उसको मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहा हूँ। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या, मतलब ये आप समझेंगे यही नंबर है जो इतने ज्यादा जीरोस के साथ डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, ये डिवाइड होकर इससे कट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/1 into 10 raised to the power 10 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट मीन्स दैट कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
इतने किलोमीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप देखिएगा मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर स्क्वायर में। सो व्हाट आई विल डू, 18432, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हैं, इसके साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, तो सॉफ्ट करके लिखिए, किलोमीटर स्क्वायर नजर आ रहा है। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने किलोमीटर स्क्वायर बनेगा, इतने। तो मैं 1 सेंटीमीटर की जगह ये वाली चीज लिख रहा हूँ। सो ये दोबारा 18432 6 नहीं, 6 नहीं है, 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके साथ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, लाइक राइट दिस नंबर एंड डिवाइडेड बाय दिस नंबर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना इससे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18432, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस थे, डिवाइडेड बाय 110 is what, you will get it as answer is 1.8432. This will be your answer. थोड़ा सा सिनेरियो लंबा हो गया है क्योंकि हमें कन्वर्जन्स याद नहीं करनी पड़ेंगी अगर ये मेथड हम ऑप्ट करें, वरना हमें हर चीज रटे मारनी पड़ेगी। सर मैंने पूछना था, हमने 1 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 रेज टू पावर 10, ये क्यों किया है? 1 रेज टू पावर 10 क्या है? ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर हो ना तो उसको छोटे फॉर्मेट में लिखना होता है। ये वैसे भी मुझे नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि आप लोगों को तो पता है। So on a map with scale of 1:25,000, the area of a lake is 33.6 square centimeters. Okay, calculate the actual area of the lake, giving your answer in square kilometers. Okay, क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का होता है, लेकिन हम लोग थोड़ी जरा वर्किंग ज्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिट कन्वर्जन में आपको यूनिट्स याद नहीं रहती, मतलब जो कन्वर्जन का फैक्टर आपने लगाना होता है, किसी को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है, किसी को 10,000 करना होता है, इसलिए हम लोग थोड़ी जरा एक्स्ट्रा वर्किंग करते हैं। अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट हियर इज 1:25,000। ये स्केल रेशो है, इसको मैं मतलब सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स या मीटर्स में ले सकता हूँ सिंगल यूनिट में। मैं इसको डबल मतलब स्क्वायर यूनिट नहीं ले सकता कि सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको मैं कर लेता हूँ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर्स था, यहाँ से मैंने यूनिट उठाई 1 सेंटीमीटर, 25,000 centimeter. Now what I need to do, I need to square on both sides, so that would be 1 centimeter square, and ये आ जाएगा मेरे पास 25,000 का हो जाएगा 6 आ जाएंगे 25 into 25, that would be 625. So 625 and these zeros will get double, 6 zeros हो जाएंगे, ठीक है, centimeter square. Okay, now I know that he said that the area of a lake is 33.6 square centimeter. ये basically हमारे पास calculate the actual area of the lake, giving your answer. On a map पे जो area है वो 33.6 centimeter square का, तो map मेरे पास ये वाली जगह होती है, this is map and this is real. तो अब मुझे map पे 33.6 चाहिए, so what I will do, I will multiply 33.6 on both sides. सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये आपके पास आ जाएगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर 33.6 टाइम्स 625, दैट वुड बी 21,000, और आगे 6 जीरोस हम लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो हमारा आंसर मतलब आ गया। अगर ये क्वेश्चन मुझसे वो पूछ रहा होता कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर करो, तो मेरा आंसर आ जाता ये वाला,
but he said that you need to give the unit in square kilometers. So square kilometers के लिए क्या करना पड़ेगा? I need to convert the centimeter squares into kilometer squares. So for that मैं साइड पे एक छोटी सी वर्किंग करता था जो आप उनको I hope थोड़ी सी याद हो. क्या करते होते थे हम सिंगल यूनिट से स्टार्ट करते थे. I know that 1 kilometers will equals to कितना बनेगा जी? पहले वो मीटर में चेंज होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा और फिर सेंटीमीटर में चेंज होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा. सो मैं उतने ही जीरो लगा रहा हूँ. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू दिस मच सेंटीमीटर. सो 1 किलोमीटर स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर अगर कर लो तो ये 6 1 2 3 4 5 10 जीरोस हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरोस विद सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, इसका मतलब है कि इतने ये सारी चीजें बनाकर सेंटीमीटर स्क्वायर इतने किलोमीटर्स बनता है. ठीक है. सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू किलोमीटर स्क्वायर. व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा करता हूं कि यहीं पे अभी आपको बताता हूं इस वाली चीज. ये जो सारी इतना ज्यादा बड़ा नंबर है ना, इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे आके, ताकि मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पता चल सके. So 1 kilometer square divided by 1 is equals to 1 centimeter square. यहाँ से जो चीज थी उठा के यहाँ पे जो डिवाइड कर दी. ओके, अब जरा ये देखिएगा, ये जो पूरा नंबर मेरे पास इधर लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ. एक इसे रेज करता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर को. मैं इसको सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी हो. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग फॉर द एरिया कन्वर्जन. ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई कैन राइट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों किया? ताकि मुझे पता चले कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच किलोमीटर स्क्वायर. So instead of writing 1 centimeter square, what I will write? I will write this whole thing inside of 1 centimeter square. देखिएगा, ये चीज तो साइड से खत्म होगी, मुझे सिर्फ फैक्चुअली चाहिए. So 21 1 2 3 4 5 6 7 times 1 over 1 10 zeros with kilometer squares. ठीक है जी. अब ये मेरे पास आंसर किलोमीटर स्क्वायर्स में आ रहा है, बट मैं थोड़ा जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. मैं जीरोस काउंट करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरोस हैं और इधर हमारे पास 10 जीरोस हैं. तो 9 जीरोस कट के सो आखिर में हमारे पास बचेगा 21 over 10. So that will be equals to 2.1 square kilometer. So the answer will be 2.1 square kilometer. ठीक है जी. This is how you need to solve the area conversion things. I hope किसी को कोई मसला नहीं होगा. Okay, good. अच्छा जी, द एक्चुअल एरिया. अब थोड़ा सा चीज जरा डिफरेंट होगी. अब हमारे पास एक्चुअल एरिया है जिसके थ्रू हमने मैप का एरिया निकालना होगा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. पहले तो हमारे पास मैप की चीज होती थी और हम लोगों ने एक्चुअल निकाला. देखो, ऑन द मैप वो एरिया गिवन होता था 33.6. अब उसने कहा जी द एक्चुअल एरिया इज गिवन. द एक्चुअल एरिया इज दिस वन. You need to find the area of the map in centimeter squares. So no problem. I'll start with the same thing. 1 मीटर स्क्वायर. देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा. 1 मीटर जो मेरे पास स्केल है उसको यूनिट्स दे रहा हूँ. एंड आई टोल्ड यू कि यूनिट्स सिंगल में होती है, मतलब इट मस्ट मीन द लेंथ यूनिट. सो दैट 20,000 मीटर्स. मैंने मीटर चूज कर लिया. कहाँ से मीटर का पता चला? जो मेरे पास डाटा गिवन था फर्स्ट. एक्चुअल को भी हिट करना है. ओके जी. I know that it is in meter square, so I will convert this thing into meter square. So squaring both sides. So 2 का स्क्वायर होता है 4 और जितने जीरोस होते हैं उनको डबल कर देते हैं. 1 2 3 4 जीरोस थे तो 4 और लगा देंगे. ये स्क्वायरिंग की प्रॉपर्टी है. ओके, ये मेरे पास आ गया जी मीटर स्क्वायर. अब मुझे पता है कि मेरा एक्चुअल एरिया ये वाला है. इतने एक्चुअल एरिया पर मुझे बताना होगा कि कितना मीटर स्क्वायर
मैप की लेंथ एरिया बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्टेप जरा मैं कलर चेंज करता हूँ, एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिएगा, मुझे एक्चुअल एरिया ये बनाना है अपने पूरे फॉर्मूले में। ठीक है जी, माय टारगेट इज टू मेक माय एक्चुअल एरिया। ये एक्चुअल एरिया वाली साइड है। एक्चुअल एरिया को मैंने क्या बनाना है, 222,000। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू रिमूव दिस फॉर जितने भी मिलियन ये बन रहा है, ये जो इतनी बड़ी यूनिट है इसको यहाँ से हटाना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है। और फिर जब 1 आ जाएगा तो 1 के साथ 222,000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास सिनेरियो आ जाएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारा टारगेट क्या है। टारगेट इज 222,000 मीटर स्क्वायर को मैंने इस जगह पर लेकर आना। ठीक है जी, नाउ सी आई एम डिवाइडिंग दिस नंबर ऑन बोथ साइड्स, सो 1/4। 1 2 3 4 8 है, 6 7 8 meter square, and I'm dividing the same number 1 2 3 4 5 6 7 8 over 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैंने रेशियोज थी तो रेशियोज को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया सेम नंबर से, नो प्रॉब्लम। अब इधर से मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा कि ये नंबर यहाँ से हट जाएगा। ओके, आई एम हैविंग द सेम नंबर हियर 1/4। मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहा हूँ, ये ऊपर और नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं पढ़ा, तो डोंट वरी, आप ये समझेंगे यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है, 1 meter square। ओके, नाउ माय लास्ट थिंग इज रिमेनिंग। आई टोल्ड यू कि मेरा क्या अल्टीमेट टारगेट है, मैंने ये चीज लेकर आनी है एक्चुअल वाली साइड पे। अब मैं क्या करूंगा इस रेशियो के साथ, 222,000 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, सो 222,000 times 1/4 into 10 raised to the power 8 meters square, and here we are getting 222,000 स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास टारगेट आ गया। मेरा राइट हैंड साइड का टारगेट था कि मैंने ये चीज लेकर आनी है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल एरिया गिवन है। अब ये तो आ गया यहाँ पे, लेकिन मुझे इससे बड़ा फायदा होगा कि मुझे मैप का एरिया पता चल जाएगा कि क्या। ठीक है, मैप का एरिया पता चल जाएगा कि मीटर स्क्वायर्स में क्या है। ओके, आई एम सॉल्विंग फॉर द मैप एरिया। मैप एरिया, मैप एरिया विल बी इक्वल्स टू 222,000 डिवाइडेड बाय ये जो पूरा नंबर है मैं ये कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, 222,000 divided by 4 into 10 raised to the power 8। ये मेरे पास मैप का एरिया आ रहा है 5.55, या आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे यार, एक मिनट, तो मुझे इसको प्रॉपर डेसिमल में लिखना है। जब आप आंसर आपके पास आएगा, अभी मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। ओके, कर देते हैं, चीज़ें जरा डिफरेंट पार्ट्स में क्लियर हमें नजर आ जाए। ओके, एक दो तीन चार। सो ये जब मैंने चीज सॉल्व की, ये सारी कहाँ गई थी, ये वाली पूरी चीज, जब मैंने ये पूरी चीज सॉल्व की तो आई एम गेटिंग दिस मच आंसर। ओके, मैप एरिया मेरे पास आ गया मीटर स्क्वायर। ओके, मुझे डेफिनेटली एरिया ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड ऑन द मैप मुझे वही निकालना था। यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे उसने एक बात कर दी है कि आपने यूनिट भी कन्वर्ट करके बतानी है। मुझे मीटर स्क्वायर में आंसर नहीं चाहिए, he said I need the answer in centimeter square। so okay, मुझे थोड़ी सी और वर्किंग करनी पड़ेगी। so to convert the answer into, मैं यहाँ लिख देता हूँ conversion। अब हमारा टारगेट है conversion of units, conversion of unit। okay, now my ultimate target is to convert a meter square into a centimeter square। okay, 1 meter is equals to how much centimeters, 100 centimeters। squaring both sides, 1 meter square is equals to, जितने zeros हैं उसको डबल करते हैं, you will get the square thing। okay, so 1 meter square is equals to this much centimeter square। ठीक है,
आई एम राइटिंग दिस थिंग अगेन। मेरा जो मैप का एरिया था, मैप एरिया इज इक्वल्स टू 0.000555 टाइम्स 1 मीटर स्क्वायर। मैं जरा अलग करके लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतने। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 0.000555 टाइम्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये पॉइंट है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, टाइम्स 10,000, so that is equals to 5.55 centimeters square. So this will be your answer. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये तस्वीर आप डोंट वरी, ये ना आप बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे तो एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा, ये कोर में नहीं होते। ठीक है सर बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि इतना लंबा है, मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कहाँ पे शुरू और कहाँ पे खत्म हो रहा है, पर शुक्र है सर ये नहीं, मुझे आई आई डू अंडरस्टैंड। ये अभी ये क्वेश्चन है, लेकिन जो सिंगल यूनिट्स वाले हैं वो सारे इंक्लूडेड है। मैप का जो एरिया और वॉल्यूम है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम वॉल्यूम का करेंगे, दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर परसेंटेजेस पे हम आएंगे। ये आपकी कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप बच गई हैं इस चीज से। जी अरफा एंड रिदा, आई होप समझ आए होगा आपको ये सारा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें या टारगेट बाय टारगेट जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप उस तरीके से चलें तो यू विल, इट इज लाइक वेरी सिंपल, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है कि पता ना चल रहा हो कि क्या है। सर। जी जी, वो जो एक नॉर्मल तरीका होता है, मतलब हमने ये याद रखना होता है कि हमने बस 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, वो नहीं हो सकता यहाँ पे, या हो 100 सकता से करना है जिसको है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अरफा हम लोग वो जो सिंगल यूनिट है 1 किलोमीटर्स 1 मीटर्स एंड देन सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स, हमें वो याद रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, अक्सर बच्चों को वही भूल जाते हैं। तो उसके बाद तुम एक पूरा स्केल और याद करोगी, सेंटीमीटर स्क्वायर्स और मीटर स्क्वायर्स वाला, अगर तो तुम कर सकती हो देन इट विल बी लाइक 100% हो गया। मतलब जो ही तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आए, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरा क्या तरीका है। तुम्हारे पास आंसर आया मीटर स्क्वायर में, तो मैं फौरन से पहले क्लिक हो कि मैंने 10,000 से इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता हो कि मैंने मतलब 100 से करना है, तो बस मैं उसका स्क्वायर ले लूँ तो फिर भी सेम आंसर आ जाएगा। वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ तो मैं बहुत एलेबरेटली बता रहा हूँ ना, आपने ये चीज हाँ, ये अगर तो थोड़ी, बहुत ड्राना सा हो गया है, नहीं नहीं, लंबा डोंट वरी डोंट वरी, मुझे बिल्कुल, अगेन आई से दैट आई डू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी इतना लंबा नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी है, इसलिए मैं ये सारी चीजें अलग-अलग बड़ा ही डिटेल में सॉल्व कर रहा होता हूँ, ताकि कहीं किसी को कोई एस्पेक्ट मिस ना हो जाए। ठीक है, ये जो पर्पल में सारा हुआ है ना हमारा राइट हैंड साइड पे, ये आपने हार्डली 2 स्टेप्स में कर लेना है। जब आप अपनी उसमें प्रैक्टिस में आओगी ना, तो ये मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यू विल नॉट राइट दिस थिंग, डेफिनेटली तुम्हें पता होगा ये, पर तुम कहोगी मैं स्क्वायर लूंगी तो मैंने डबल कर देने बस जीरोस, बस वो करोगी, तुम्हें तुम्हें सिर्फ ये वाला स्टेप करना पड़ेगा यहाँ पे, बस दैट्स इट, ये तुम्हें पता होना चाहिए करना है। यहाँ तो मैंने ठीक है। हर चीज को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डरावना हो गया काफी ज्यादा, लेकिन फिक्र ना करें, ये बड़ा अच्छा क्लैरिटी हो जाएगा। जो मैंने आपको वर्कशीट्स दी है ना कल, वो 2-3 दिन बैठ के मैंने बनाई है, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप लोगों ने वो कर लिया ना सारा, पता नहीं कितने 49 के पता नहीं कितने क्वेश्चंस बने, हालांकि अभी थोड़े मैपिंग के रहते हैं, बट वो बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा एनीवेज, हम आगे चलते हैं जी। अब वॉल्यूम की कन्वर्जन यूनिट आ रही है, ये बस लास्ट सब टॉपिक है इसका, क्योंकि एक क्वेश्चन वॉल्यूम का भी आया, भैया आ सकते हैं वॉल्यूम के, दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ओके, express each quantity in a unit given in brackets. Now we coming to the cubings thing, वो ही काम करना, ठीक है, वही काम करना है जो हम स्क्वायरिंग के लिए कर रहे थे। यू हैव टू स्टार्ट विद स्केल रेशियो जो आपके पास मिलीमीटर सेंटीमीटर्स की है, उसके बाद अब आपने सारा काम उस हिसाब, देखो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर करना है, एंड आई नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर्स, 10 millimeters. Now I need to cube the both sides, cubing the both sides, so 1 centimeter cube। अब आपने
जितने जीरोस हैं उसको 3 टाइम्स कर देना है। एक जीरो सा था तो आपने 3 दफा जीरो लिखा, ठीक है जी। मिलीमीटर, millimeter cube. Okay, so now 1 centimeter cube is equals to this much millimeter cube. मुझे 10 centimeter cube, 10 centimeter cube चाहिए तो 10 multiplied on both sides. So it would be 10 centimeter cube is equals to 10,000 millimeters cube. ये आंसर आ जाएगा। That's it. ठीक है। Now same thing here. 10 centimeter cube to meter cube. अब याद रखिएगा छोटी से बड़ी में जा रहे हैं और डिवीजन करनी पड़ेगी, इसलिए याद रखिएगा। क्या करें जी, आई नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू, मैं जरा उल्टा करके लिख रहा हूँ, आपका जो नंबर बड़े वाला आएगा ना, याद रखिएगा वो डिवाइड करना है, ठीक है। जब छोटे से बड़े में हम जाएंगे वी नीड टू डिवाइड, इसलिए अब मैं वो एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करूंगा जो पीछे में हर एक एक चीज को एक्सप्लेन करके आ रहा था। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 100 सेंटीमीटर। क्यूबिंग करें, 1 मीटर क्यूब will give you 2, 4 और 6, ठीक है। 6 जीरोस आ जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा सारा निजाम, ठीक है। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक, अब हमारे पास, अब याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो हम लोगों को ये चीज डिवाइड करनी पड़ेगी, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं ना। अब मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करके कर रहा, आपके पास फैक्टर आ गया नंबर, उसको आप डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्या होगा जी, 10 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर दें आप इस चीज से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब। दैट्स इट, दिस इज देयरफॉर व्हाट यू वर सेइंग। अब मैंने ये डायरेक्ट स्टेप किए, चीज छोटी से बड़ी में जा रही हो तो डिवीजन होती है, बड़ी से छोटी में आ रही हो तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। आपने फैक्टर अपना पकड़ लेना कि मैंने 10,000 से करना है, जितने जीरो से करना है उस हिसाब से वो आप मल्टीप्लाई डिवीजन उस हिसाब से करेंगे, ठीक है जी सही है। ओके जी, आगे चलते हैं। तरीकाकार वही है यार, इसलिए परेशान नहीं होना, मीटर स्क्वायर वाला ही है क्यूबिंग, जो हमने सिर्फ क्यूब्स लेने हैं, वी जस्ट हैव टू ट्रिपल द होल स्टफ। अच्छा जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। A model of a car has a scale of 1:20. The volume of the actual car is 12 meter cube. Give the volume, find the volume of the model. Model का मतलब है जो मैप में होगा। Give your answer in cubic centimeters. Okay, so now I have the actual volume, which is 10 meter cube. So the very first unit will be 1 meter to 20 meters. Cube करेंगे, so that would be 4, नहीं 8 होगा, याद रखेंगे ना, 8 होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और जीरोस ट्रिपल हो जाएंगे, so 8,000 meter cube. Now I need 12 here, so 1/8,000 times 12, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 12 meter cube आ जाएगा, so meter cube, so ये आ जाएगा आपके पास 12/8,000, 12/8,000, that would be 3/2,000 meter cube, and that would be 12 meter cube. Okay, the first target is achieved. If I have an actual car volume as like 12 meter cube, so on the map it would be like this one, itne meter cube, but I need the answer in centimeters cube. What I will do, I will change this meter cube to centimeter cube. So मीटर से सेंटीमीटर में आना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो we need to multiply with a certain number. याद रखिएगा, अब वो नंबर हम लोग देख लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर्स। अब जल्दी जल्दी जिस तरह आपने सोचना है मैं उस तरह बता रहा हूँ, आपको पता है इतने सेंटीमीटर्स हैं, इसका मतलब है मैं क्यूब करूंगी तो क्या होगा कि इतने जीरोस बन जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे ना जीरोस, इसका मतलब है मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसे मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में मैंने लेकर आना। सो मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि जो आपके जहन में बात है कि वो रिकॉल जो आप करेंगी
वहां पे, वो मैं अभी वर्ड्स में रिकॉल करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, आई गॉट दिस नंबर, मुझे पता है कि मैंने बड़े से छोटे में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई और एक्स्ट्रा स्टेप नहीं कर रही। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, सेंटीमीटर की। ठीक है जी, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 2 3 4 1500 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर। सर या ये जो आपने थर्ड स्टेप किया वो एक दफा दोबारा समझा देंगे? थर्ड स्टेप, या दिस वाज व्हाट आई वाज डूइंग। थर्ड स्टेप में देखें, 1 मीटर क्यूब रेशो 8000 मीटर क्यूब मेरे पास आ रहा था। ठीक है, मेरा टारगेट है कि इस जगह पर क्या लेकर आना है, एक्चुअल एरिया, दैट इज 12। उसके बाद वाला स्टेप क्या होना चाहिए था, दोनों साइड पे 8000 डिवाइड कर दो। मैं इक्वल्स टू डाल देता हूँ यार, दैट्स रॉन्ग। ठीक है जी, अब दोनों साइड पे 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ आइए, तो एक्चुअल एरिया 12 और सही सर।